हेलो एटीपीएस, वेलकम टू एटीपीआर द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं आपका हुसैन दोस्त अंकुर गुप्ता और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अमीन्स। मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स में मैं आपके साथ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की चर्चा करने वाला हूं। एडिशनली अमीन सेक्टर में हम लोग एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ लाने वाला हूं। सो मेक श्योर आप नोटबुक पेन लेके बैठे और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को और हर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन को आपको साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट फिर से रिकॉर्ड हो सके और अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपकी रैंक बूस्ट हो सके। तो चलिए आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बोर्ड पे देखेगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अमीन्स हमारा आज का टॉपिक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अगर मैं बात करता हूं कार्बोनिल कंपाउंड की स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले जो कार्बोनिल कंपाउंड में आपको आइडिया होना चाहिए वो होना चाहिए इनके रिएक्शन करने का तरीका। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करो मेरे पास कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। सपोज दिस इज अ कार्बोनिल कंपाउंड। एक तो मेरे पास जी एल्डिहाइड और दूसरा मैं यहां पे लेके चल रहा हूं किसको, कीटोन को। लिए बहुत ही बढ़िया साहब, एक एल्डिहाइड है जी और एक मेरे पास क्या होने वाला है, कीटोन होने वाला है। अब खुद ही बताओ, अगर मैं इस एल्डिहाइड या कीटोन की बात करने जाता हूं तो आपको एक बात यहां पे साफ नजर आ रही होगी कि इन दोनों ही कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी में डिफरेंस है। मतलब डेल्टा प्लस एंड डेल्टा नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसका मतलब बात स्पष्ट है कि जितने भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होने वाले हैं वो जो मेजॉरिटी टाइप की रिएक्शन शो करते हैं दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाया करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से होगी। सपोज करो इसी सबस्ट्रेट के अंदर मैंने किसी न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये इस पॉजिटिव फेस अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से शिफ्ट होने वाली है। अब खुद ही बताओ, यहां पे जो फोटो मेरे पास बन के आएगी क्या वो इस तरीके की होगी? क्या यहां हाइड्रोजन है, यहां मेरे पास मिथाइल है। वहीं पे अगर मैं इस कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल को ऐड करता हूं तो किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा? सेम टाइप का प्रोडक्ट बनने वाला है। यहां पे होगा आपके पास O नेगेटिव, यहां पे होगा आपके पास न्यूक्लियोफाइल और यहां पे होने वाला है आपके पास CH3। अब एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से किस किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे? आपसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट की चर्चा एग्जामिनर करना चाहता है। मतलब आपको कुछ सबस्ट्रेट दिए जाएंगे और उन सबस्ट्रेट की हेल्प से आपको यह बताना है कि किस सबस्ट्रेट का रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे ज्यादा फास्ट होगा या सबसे ज्यादा स्लो होगा। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट है ये आप देख पा रहे हो जी, दो बातों पे ये डिपेंड करता है। दो बातों पे। पहला क्या होता है? पहला होता है जी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिटी पे डिपेंड करेगा। सेकंड जो फैक्टर यहां पे होगा दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब इन दोनों ही बातों पे आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट डिपेंड करने वाला है। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि एक एल्डिहाइड है दूसरा कीटोन है, ज्यादा रेट किसका होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि सर एल्डिहाइड का होगा। बातें दो है। पहले अगर मैं पहले फैक्टर को अप्लाई करने जा रहा हूं तो बात आपको नजर आ रही होगी कि यहां पे जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे तो हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है। यहां पे दोनों तरफ आपका मिथाइल अटैच है। मतलब यहां पे जो मिथाइल होगा उसके ज्यादा प्लस आई होने के कारण इस इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बन की होगी वो आपकी डिक्रीज करती हुई जाएगी, जिससे कि जो रेट होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो आपका स्लो हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात जी स्टेरिक हिंड्रेंस की। खुद ही बताओ, यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं स्टेरिक हिंड्रेंस की तो आप इन दोनों सबस्ट्रेट को देख के आइडिया नहीं लग सकते स्टेरिक हिंड्रेंस का, क्योंकि दोनों में ही जो बॉन्ड एंगल है वो एक तो 120 का है। अगर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करनी है तो आपको ये दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर चर्चा करनी होगी। मतलब कि एक ही बात बताओ, जैसे कार्बन आपका sp2 है, क्या यहां का बॉन्ड एंगल 120 का है? क्या जवाब आएगा? हाँ है। ये कार्बन टेट्राहेड्रल है तो इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट का। चलिए बहुत ही बढ़िया। यहां पे भी 120 का है जी और यहां पे भी 109 डिग्री 28 मिनट का है। अब खुद ही बताओ,
अगर इस वाले सबस्ट्रेट से मैं प्रोडक्ट की तरफ जाता हूं तो क्या बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है? क्या 120 से 109 डिग्री। मतलब अगर बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो रहा है तो उसके साथ जो अटैच सब्स्टिट्यूएंट है वो भी एक दूसरे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहे होंगे, एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे होंगे। अगर वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं मतलब वहां पे आपको फेस होने वाला है स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्लैश। अब देखो इन दोनों ही अगर कंपाउंड की मैं बात करने जाता हूं, बहुत ध्यान से सुना, यहां पे O नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल तो दोनों में कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। डिफरेंस जो आएगा वो आएगा CH3 और हाइड्रोजन में, यहां पे है CH3 और ये आपके पास दूसरा CH3। मतलब यहां पे ज्यादा आपको रिपल्शन फेस होंगे एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। मतलब जितने भी आपके पास एल्डिहाइड हुआ करते हैं उनका जो रेट होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वो फास्ट होता है। एक और बात यहां पे आपको ध्यान में रखनी है कि एल्डिहाइड कोई भी हो, चाहे वो एलिफेटिक चाहे वो एरोमेटिक, दोनों केसेस में जो रेट होगा वो हमेशा ही कीटोनों से ज्यादा हुआ करेगा। मतलब एल्डिहाइड का रेट always greater than होगा as compared to ketone if a reaction is proceeding through your nucleophilic addition pathway। चाहे यहां पे मैं लेके चलूं एलिफेटिक एल्डिहाइड जैसे मैंने लिया है यहां पे एसिटाल्डिहाइड, या इसकी जगह पे बेंजल्डिहाइड भी क्यों ना ले लूं, उसका भी रेट आपका कीटोन से ज्यादा ही हुआ करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। अब जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल आपका वेरी करता जाएगा वैसे वैसे रिएक्शन का नाम भी वेरी करते आएगा। सपोज को अगर मैंने यहां पे न्यूक्लियोफिल को क्या लिया, अगर मैंने यहां पे न्यूक्लियोफाइल को ले लिया है साइनाइड, Cn नेगेटिव लिया है मैंने अगर, तो इस रिएक्शन का नाम हुआ करता है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। मतलब यहां पे न्यूक्लियोफाइल के जगह पे आपका साइनाइड आ जाएगा। दिस इज नोन एज योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। सेकंड जो इस न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी होती है वो होते हैं अल्कोहल्स। सेकंड क्या होते हैं जी? सेकंड जो कैटेगरी आपके पास होती है वो होती है एल्कोहल्स की। अगर आप एल्कोहल्स की रिएक्शन कराने जाते हो किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ तो वहां पे फॉर्मेशन हुआ करता है हेमीएसिटल एंड एसिटल कंपाउंड्स का। जैसे कि आइए मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करो यही मेरे पास एक कंपाउंड है एसिटाल्डिहाइड ही है मेरे पास, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है CH3OH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+ एज अ कैटलिस्ट। अब बताओ ये जो H+ होगा ये क्या करेगा, सबसे पहले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये इस H+ पे अटैक करेंगे। मतलब H+ इसलिए यहां पे लिया गया है ताकि इस कार्बन कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिटी को यहां पे इंक्रीज की जाए। अब जैसे ही आप यहां पे प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो इस तरीके का एक सब्सटेंस यहां पे जनरेट होगा। दिस विल बी योर प्रोडक्ट आफ्टर द प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद ये होने वाला है। अब जैसे कि यहां पे आपका जो लीविंग ग्रुप है, सॉरी जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो है आपका मिथाइल अल्कोहल। मतलब यहां पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो इस कार्बन कार्बन पे जाकर अटैक करेंगे। अब देखो पहले जो कार्बन था इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम थी पर अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और भी ज्यादा एनहेंस हो चुकी है क्योंकि आपने ऑक्सीजन को कर दिया प्रोटोनेट। जैसे ही आपने ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया है क्योंकि वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज को हैंडल नहीं कर पाएगा तो वो दुगनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पोलराइज करेगा। इस वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज का एक्सटेंट आपका बढ़ने वाला है। अब यहां पे जो लोन पेयर होंगे ये तुरंत यहां जाके अटैक करेंगे और ये बॉन्ड इस तरीके से आपका शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। और जो फोटो आपको यहां से देखने को मिलेगी वो किस तरीके की होगी, यहां बनेगा CH3, यहां होगा OH, यहां होगा OCH3 और यहां पे होगा आपका हाइड्रोजन। दिस टाइप ऑफ फोटो इज नोन एज द हेमिसिटल। इसको बोला जाता है हेमिसिटल। दिस इज नोन एज योर हेमिसिटल। और ध्यान रखना एल्डिहाइड से कार्बन कंपाउंड से हेमिसिटल तक दो तरीके से जाया जा सकता है, या तो H+ की प्रेजेंस में या फिर OH नेगेटिव की भी प्रेजेंस में। OH नेगेटिव क्या करेगा, इस CH3OH से हाइड्रोजन को हटा लेगा। मतलब OH नेगेटिव जब आप कैटलिस्ट की तरह यूज करोगे तो वो बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देगा। अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल एज H+ यूज किया है तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तो ये आपके पास बन गया है हेमिएसिटल। और दूसरी बात क्या है कि एल्डिहाइड से हेमिएसिटल तक जो कार्यक्रम है वो बेसिकली रिवर्सिबल नेचर का है, वहां पे इक्विलिब्रियम आपका एग्जिस्ट किया कर रहा है। अब ये जो रिएक्शन है ये मात्र यहां तक नहीं रुकेगी, ये आगे भी चलती जाएगी और यहां से आपको फॉर्मेशन होता हुआ मिलेगा इसका एसिटल का। मतलब OCH3 है जी, यहां पे OCH3 है, यहां पे हाइड्रोजन है। एंड दिस फोटो इज नोन एज योर एसिटल। दिस इज नोन एज योर एसिटल। मतलब
एल्डिहाइड से हेमी तक जा सकते हो, हेमी से एसिटल तक जा सकते हो, पर हेमी से एसिटल तक सिर्फ आप जा सकते हो H प्लस एज अ कैटलिस्ट की तरह। आप वहां पे बेस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपने यहां पे बेस डाला, रिएक्शन वापस से रिवर्सिबल होगी और वापस से यहां पे पहुंच जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो कभी भी एग्जाम में सवाल आता है तो कैसे बोलोगे? देखो, एल्डिहाइड जो होगा, एल्डिहाइड होगा बेसिकली दैट विल लाई इन इक्विलिब्रियम विद योर हेमी एसिटल। वो हेमी एसिटल के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, और हेमी एसिटल भी बेसिकली आपका एसिटल के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, बशर्ते यहां पे कंडीशन हो H प्लस या OH नेगेटिव की, और यहां पे कंडीशन हो सिर्फ H प्लस की। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब खुद ही बताओ, इससे पिछले सेशन में हम लोगों ने एक सवाल किया था जहां पे मैंने कहा था एसिटल का फॉर्मेशन हुआ करता है। मैं आपको सवाल रिकॉल करा देता हूं। इस टाइप का वो सवाल था जहां पे हमने क्या किया था, एक तो मेरे पास था जी कीटोन और एक मेरे पास था यहां पे एल्डिहाइड था। साथ में मैंने क्या किया था, साथ में मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड कराया था इन द H प्लस मीडियम, इन द H प्लस मीडियम। अब देखो, जैसे यहां पे एल्कोहल हमारा कैसा है, एलिफेटिक अल्कोहल है, पर यहां पे जो अल्कोहल लिया गया है उसमें एक ही मोल में दो OH प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहां पे साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन हुआ करता है। पर वो तो आप बना लोगे, उसमें टफ बात नहीं है। टफ बात क्या है, जो पूछने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस रिएक्शन का, वो है कि रिएक्शन किस साइड पे होगी, प्रेफरेंशियल अटैक किस साइड पे होगा। अब उत्तर आएगा कि सर एक हमारे पास कीटोन है, एक हमारे पास एल्डिहाइड है, तो इस OH का प्रेफरेंशियल अटैक हम किस पोजीशन पर कराएं। अभी बताया, ये अटैक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट एल्डिहाइड के केस में फास्ट हुआ करता है। इसलिए अब इन दोनों के बीच में गुलू गुलू कराने जाओगे तो जो रिएक्टेंट आपको मिलेगा, जो रिएक्शन आपको मिलेगी, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, वो किस तरीके का होगा। यहां पे सिंपली डबल बॉन्ड O आ चुका होगा, और ये बेसिकली आपका इस तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा। और ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली आपकी रिवर्सिबल नेचर की है, जैसे मैंने कहा ही था, दिस रिएक्शन इज बेसिकली रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल नेचर की है। अब अगर आप इसके अंदर H प्लस डाल दोगे, अगर आपने इसके अंदर वापस H प्लस डाल दिया, तो रिएक्शन वापस से घूम के यहां पहुंच जाएगी, क्योंकि रिएक्शन आपकी है रिवर्सिबल नेचर की। एंड दिस इज नोन एज योर साइक्लिक एसिटल, इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक एसिटल। और ये जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है जे मेंस के अंदर। जब पे प्रोटेक्शन की वो बात करता है तो आपको इस वाले पॉइंट स्ट्रेस करना है कि आपको कॉन्सेप्ट को यहां ग्रैस्प करना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ये दो तरीके की रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली। पहला एल्कोहल, पहला मतलब साइनोहाइड्रिन, अगर आपके पास साइन है तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। अगर आपने यहां पे लिया एल्कोहल को, तो आपके पास फॉर्मेशन होता हुआ जाएगा इसका हेमेटल या फिर एसिटल का। इसके बाद जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी आती है जी, वो होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं कि रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। फोटो आपको पता होगी, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है दैट इज बेसिकली एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और फोटो उसकी कुछ इस तरीके से होती है। यहां पे क्या है, यहां पे होगा डेल्टा प्लस, यहां होगा डेल्टा नेगेटिव। मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन में जो हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं हमारे ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर। पहला होता है जी R और मैग्नीशियम का बॉन्ड, जो कि होता है पोलर कोवलेंट, जो कि होता है पोलर कोवलेंट, मतलब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बना है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। सेकंड जो चर्चा आती है वो होता है हमारे पास मैग्नीशियम प्लस और हेलोजन नेगेटिव के बीच का बॉन्ड। दिस इज नोन एज योर आयनिक बॉन्ड। ये किस तरीके का बॉन्ड है? ये आपका आयनिक बॉन्ड है। सही। अब यहां पे क्या है, जो आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है उसको बनाने का क्या मेथड है, उसको हम किस किस तरीके से सिंथेसिस कर सकते हैं? सिंपल आपको क्या करना है, अगर कोई आपको RX दिया गया है, इसके अंदर अगर आपने मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर को डाला है, तो यहां पे बनेगा RMgX, RMgX। वहीं पे याद करो, पिछले सेशन में बताया था, अगर आपके पास यहां पे Ri हो, Rbi हो, Rcl हो, उस बॉन्ड में जाके मैग्नीशियम अच्छे से इंसर्ट होगा, जो कि आपका वीक होगा। वीक ओवरलैपिंग वहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी, तो Ri में जल्दी से इंसर्ट होगा, देन Rbr, देन Rcl। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है जी, ये आपके दो तरीके के रोल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में निभाया करता है। पहला तो ये काम कर सकता है एज अ बेस,
एज अ बेस की तरह काम कर सकता है या फिर ये काम कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। दोनों तरीके से ये बिहेव करता है। बात यह आएगी कि ये बेस की तरह कब बिहेव करेगा, जब कोई इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा होगा। अब एसिडिक हाइड्रोजन के जितने भी सोर्स हैं वो जब गिगनार्ड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां पे मात्र एसिड बेस रिएक्शन होगी। जैसे कि अगर आपने गिगनार्ड की रिएक्शन पानी से करा दी, एल्कोहल से करा दी, मान लो एसिड के साथ करा दी, एसिड के साथ करा दी, या फिर आपने रिएक्शन करा दी इथाइन के साथ मतलब एल्काइन का अगर आपने रिएक्शन करा दी, वहीं पे अगर आपने रिएक्शन करा दी किसी एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड के साथ, तो इन सभी कंपाउंड के अंदर क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो मात्र यहां पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट एज अ बेस की तरह काम करेगा। इन सभी में से एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा और कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपका बनेगा दैट बी एल्केन, सिंपल एल्केन आपको यहां से मिलता नजर आएगा। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर भी ये काफी तरह से एक्ट करता है। जैसे कि सपोज करो अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, रिएक्शन आप करने जा रहे हो CH3MgX के साथ, CH3MgX के साथ सेकेंड स्टेप में लिया है आपने H2OH+, मतलब एसिडिक वर्क अगर आपने किया है तो यहां पे क्या होगा, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। मैग्नीशियम पर डेल्टा प्लस, कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, सिंपल आप यहां पे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा अगर रिएक्शन किया आपने फॉर्मल्डिहाइड के साथ। वहीं पे अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई हो किसके साथ, अगर आपने रिएक्शन कराई है जी एसिटल्डिहाइड के साथ, एसिटल्डिहाइड के साथ अगर आप रिएक्शन कराने जाओगे तो यहां पे बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और वहीं पे अगर आप रिएक्शन कराने जा रहे हो उसकी किसी भी कीटोन के साथ तो जनरेट होता है यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल, तब यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। वहीं पे अगर एक इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट और है जो कि कई बार पूछ लिया जाता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगले पेज पे बता देता हूं। जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर आपने कराई है किसके साथ, अगर आपने इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा दी हो एक तो CO2 के साथ, एक आपका आता है O2 के साथ, और एक जो आता है वो आता है इपॉक्साइड के साथ, यानी एसिमेट्रिक इपॉक्साइड के साथ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहां पे क्या होगा, सिंपली क्या होगा, आपको पता है जो CO2 है उसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, लीनियर मॉलिक्यूल है, sp हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन। यहां पे सिंपल क्या होगा, क्योंकि कार्बन डेल्टा प्लस है, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा और आपको यहां से मिलने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर O2 के साथ रिएक्शन करने जाता हूं तो जैसे ही O2 के साथ रिएक्शन होगी सबसे पहले आपको मिलता है यहां से पेरोक्साइड, सबसे पहले पेरोक्साइड मिलता है और वो क्लीव करके आपके पास यहां पे सीधा ही फॉर्मेशन हो जाया करता है एल्कोहल का, सीधा यहां से एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाया करता है। वहीं पे अगर आपने रिएक्शन की है इस इपॉक्साइड के साथ, क्योंकि इन दोनों कार्बन पर डेल्टा प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, अब सवाल तो ये उठता है दिमाग के अंदर कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है वो किस कार्बन पर अटैक करने आएगा, क्योंकि बेसिकली हमारे पास यहां पे 2 तरीके के कार्बन है जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में है। ये कार्बन अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट में है और ये कार्बन अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट में है। तो सवाल ये आएगा सबसे पहले अटैक कहां होगा, आप खुद ही बताओ। हम लोग प्रीवियस सेशन में रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, खुद ही बताओ आपका जो नीम ग्रुप है, आपको जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिवली चार्ज है, यहां पे हीटिंग मेंशन नहीं है, मतलब सिंपल यहां पे अटैक होगा SN2 मैनर में यहां पे अटैक होगा। और SN2 का रेट डिपेंड करता था हमारा किसके ऊपर, हमारा डिपेंड किया करता था ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे। अटैक वहां पे फास्ट होगा जहां पे स्टैटिक हिंड्रेंस होगी कम। अब जो सिलेक्टिव इसका अटैक होगा नेगेटिव चार्ज का, वो इस कार्बन पर होने वाला है ना कि कार्बन पर, और इस तरीके से आपकी यहां पे ओपन हो जाएगी और प्रोडक्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा वो क्या, देखो CH तो था ही, CH3 है ही, यहां पे आपके पास क्या है CH है, ये आपके पास CH3 है और यहां पे आपके पास है OH, यहां पे आपके पास OH है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है क्या? तो ये बेसिकली केस कौन सा अटैक है, दिस अटैक इज नोन एज योर SN2 अटैक। SN2 अटैक यहां पे हुआ है, सेलेक्टिव अटैक आपका इस कार्बन पर हुआ है।
क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो ये कुछ बातें हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव से हमें ध्यान में रखनी है, और ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आपको ग्रिगनार्ड रीजन के पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखनी है कि कब वो एज अ बेस की तरह काम करेगा और कब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और उसको प्रिपेयर हम लोग किस तरीके से कर रहे होंगे। क्या इतनी बात क्रिस्टल क्लियर है? आगे पढ़ा जाए, चलिए। अब अगर मैं आगे चर्चा कर रहा हूं किनकी, कार्बोनिल कार्बन की, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहां पे वो होता है नेम रिएक्शंस का। जो नेम रिएक्शन आती है एल्डिहाइड टोन के अंदर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूं एल्डोल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, कैनिजारो, ये कुछ ऐसी रिएक्शन है जो कि फ्रीक्वेंटली पेपर के अंदर पूछी जाती है। आइए थोड़ा सा डिस्कशन इसके ऊपर भी कर लिया जाए। चलिए बोर्ड देखिए। अगर मैं बात करने जाता हूं जी एल्डोल कंडेंसेशन की, किसकी? एल्डोल कंडेंसेशन की, तो आप जानते हैं, अब उस्ताद हम धुरंधर हैं, कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है उसकी प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? इस रिएक्शन को शो करने की प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जिस कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी होगी वहां पे आपका एल्डोल कंडेंसेशन हो जाया करेगा। उदाहरण के तौर पर किस तरीके से रिएक्शन चलती है? सपोज करो आपके पास एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, आपने यहां पे रिएक्शन की है किसके साथ? अगर आपने यहां पे लिया है एक्वस बेस, या आप एक्वस बेस कह सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं यहां पे डाइल्यूट NaOH, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हमारे पास डाइल्यूट NaOH है और इसी एसिटाल्डिहाइड के अगर 2 मोल मेरे पास हैं, तो यहां पे क्या होगा? जो कंपाउंड आपको यहां पे देखने को मिलेगा दैट विल बी सिंपल CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक तो ये मिलेगा, और जब आप इसको फर्दर हीट करा दोगे तो जो कंपाउंड आपको मिलने वाला है दैट विल बी दिस कंपाउंड विल बी गेटिंग आफ्टर द रिएक्शन। ये कंपाउंड हमको मिलने वाला है। अब ये जो कंपाउंड है दिस इज नोन एज एल्डोल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं एल्डोल। ये होता है एल्डोल क्योंकि यहां पे एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों है, एंड दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो आप ध्यान रखना है कि जब तक हीटिंग आपके पास मेंशन नहीं होगी तब तक आपको यहां से वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट नहीं कराना है। कई बार यही गलती करते हैं, सबसे पहले बनता है एल्डोल, उसके बाद यहां पे जनरेट होता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड लिख देता हूं, अल्फा कोमा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। सही। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं नहीं जा रहा हूं, सिंपल आपको बता देता हूं। रिएक्शन जो यहां पे स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है किसकी वजह से? टोटोमराइजेशन की वजह से। मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन है, बेस के साथ जब ये गुलू गुलू करेगा तो यहां पे आपका फॉर्मेशन होगा किसका? यहां पे बन रहा होगा इनोलेट अनायन। इनोलेट अनायन आपके पास रहा होगा। इनोलेट अनायन कैसे बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड COH एंड हाइड्रोजन, दिस इज द इनोलेट अनायन। ये आपके पास इनोलेट अनायन है, क्योंकि आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म में टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म में बेसिकली कोई भी कंपाउंड अपनी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक होती है कीटो, एक होती है इनॉल। और जो आपकी इनॉल फॉर्म होती है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक नेचर, और जो कीटो फॉर्म होती है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। मतलब एक कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म यानी इनॉल फॉर्म अपने दूसरे मॉलिक्यूल पे, दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और इस अटैक की रिएक्शन को हम लोग नाम दे दिया करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का। प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है? कि यहां पे आपके पास प्रेजेंस होनी चाहिए अल्फा हाइड्रोजन की। तो इस टाइप की रिएक्शन को जब रिएक्शन आपकी 2 सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है, क्योंकि 2 मोल मैंने आप लिए हैं, जब रिएक्शन 2 सेम मोल के बीच में हो रही है, सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल बोला जाता है। वहीं पे अगर एक कंपाउंड डिफरेंट हो, दोनों कंपाउंड आपस में डिफरेंट हो, तब रिएक्शन को नाम दिया जाता है क्रॉस एल्डोल का। ठीक है। पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिंपल एल्डोल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। अब आइए इंट्रा की चर्चा कर लेते हैं। ये तो सिंपल है, आपके पास एल्डोल कंडेंसेशन है। चलिए एक और बात, जैसे पहले एक और बात आपको यहां बता दूं, रिएक्शन में ध्यान रखना जरूरी नहीं है सिर्फ डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो, यहां पे H+ की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकती है। मतलब एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में हुआ करता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा बेसिकली यहां पे जनरेट हो रहा है टोटोमर।
टोटोमेरिज्म है, और टोटोमेरिज्म जब हम लोग करते हैं, जब इनोलिक फॉर्म हम लोग जनरेट करते हैं, तो वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट हुआ करती है, चाहे तो बेसिक एज वेल एज एसिडिक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेजोरिटी यहां पे आपको बेस ही मिलेगा, पर अगर एसिड भी मिल जाए तो भी आपको ये माना है कि यहां पे एल्डोल हो रही है। अब डाइल्यूट NaOH मिल सकता है, डाइल्यूट यहां पे KOH भी मिल सकता है कई जगह पे, या आपको कई बार एक्वस K2CO3 मिल सकता है, या आपको यहां पे मिल सकता है एक्वस Na2CO3। कुछ भी इनमें से दिया गया हो, हर जगह आपके पास होने वाली एल्डोल। K2CO3 को जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो KOH बनेगा, Na2CO3 को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वापस से NaOH बनेगा। मतलब सिंपल यहाँ पे बेस की रिक्वायरमेंट है, या फिर एसिड कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है। सही, चलिए अगर मैं बात करता हूं किसी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल की, तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब नाम में ही दे दिया गया है इंट्रामोलिकुलर, मतलब कि दोनों जो कार्बोनिल कार्बन होंगे वो आपके एक ही कंपाउंड में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल की मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा एक बार बोर्ड पे, सपोज करो मेरे पास किस टाइप का ग्रुप है, 2 3 4 5 6 7 और 8, इस टाइप की फोटो है जी मेरे पास। यहां पे एक डबल बॉन्ड O और H लगा के दिया हुआ है, और यहां पे है डबल बॉन्ड O। यहां पे क्या किया गया, यहां पे क्या किया गया, आपको एरो पे लिख के दे दिया गया एक्वस NaOH। क्या लिख के दे दिया गया, एक्वस NaOH, या फिर डाइल्यूट NaOH। क्या फिर लिख के दे दिया गया, डाइल्यूट NaOH, और बोला रिएक्शन करके दिखाओ। अब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है, उसमें दो तरीके के हमारे पास सिनेरियो जनरेट होते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास दोनों के दोनों कार्बोनिल अलग अलग हो, इस तरफ क्या है कीटोन है, इस तरफ क्या है एल्डिहाइड है, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना होगा कि अटैक कहां से होगा और इनोलिक फॉर्म कहां से जनरेट होगी। अभी सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया कि एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट फास्ट हुआ करता है, मतलब आपको कीटोन से तो जनरेट करना है इनोल, अटैक कराना है आपको एल्डिहाइड पे, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट फास्ट हुआ करता है। यह बात तो क्लियर हो गई, अटैक होगा यहां पे और यहां से होने वाला है। अब सवाल आता है किस कार्बन से होगा, सवाल कहां से आता है कि अटैक होगा तो किस कार्बन से, क्योंकि ये कार्बन भी आपके पास एसिड है, दिस इज C1, मैं इसको C1 कार्बन बोल रहा हूं, और ये मेरे पास कार्बन दिस इज C2। अटैक C1 से होगा या C2 से, दूसरे टाइप का सवाल, मतलब कि बात समझ में आ गई। पहला अटैक होगा कहां से, अगर कहां से हो रहा है तो किस पोजीशन से होगा। पहले हमने डिसाइड कर लिया अटैक कहां से होगा, कीटोन से होगा और एल्डिहाइड तक वो जाएगा। एल्डिहाइड पे तो अटैक होगा, कीटोन से जनरेट होगा आपका इनोलेट अनायन। ये बहुत ही बढ़िया। अब इन दोनों ही कार्बन से किस कार्बन से जनरेट होगी आपकी इनोल फॉर्म, ये डिपेंड करती है बनने वाली रिंग की स्टेबिलिटी पे। मतलब साइक्लिक रिंग यहां पे जनरेट होगी, वो जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतना स्टेबल आपके पास प्रोडक्ट होगा। एक बात और नोट कर लेना, अगर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में कभी भी रिंग फॉर्मेशन हुआ करते हैं, तो रिंग फॉर्मेशन का जो क्राइटेरिया होता है, या रिंग फॉर्मेशन की जो सिलेक्टिविटी होती है, जो प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन होता है, वो होता है आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग, then will be your 5 membered ring, then 7 membered ring, then 7 membered ring, then 4 membered ring, and then 3 membered ring। तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मेशन करना है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लिक रिंग। अब देखो, अगर मैं C1 कार्बन से अटैक कराने जाता हूं जी, तो C1 कार्बन से जब मैं अटैक कराने जाऊंगा, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, देखो 1 2 3 4 एंड 5, मतलब C1 से जब अटैक होगा तो 5 मेंबर की साइक्लिक रिंग बनेगी, और जब C2 से अटैक होगा तो 7 मेंबर की साइक्लिक रिंग बनेगी। अभी बताया जो 5 मेंबर रिंग होती है दैट आर वेरी स्टेबल एज कंपेयर टू 7 मेंबर रिंग, मतलब अटैक आपको कराना है यहां पे C1 कार्बन से। तो दो तरीके का कंपाउंड यहां पे बना के दे सकता है, एक तरफ एल्डिहाइड लगा दे, एक तरफ कीटोन लगा दे। आपको ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड पे ही अटैक होने वाला है। दूसरा सवाल यहां पे ये होगा कि अगर अटैक कीटोन से हो रहा है तो किस कार्बन से होगा, तो उस कार्बन से अटैक आपको करना है जहां पे बनने वाली रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल हो, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ ए प्रेफरेंशियल रिंग फॉर्मेशन। इसके अकॉर्डिंग आपको रिंग का फॉर्मेशन करते हुए चलना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी वहां पे आने लगेगी। सही, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, दोनों बातें, पहले अटैक कहां पे होगा और किस कार्बन से होगा। चलिए, ये हमारे पास कार्यक्रम था जी इंट्रामोलुलर एल्डोल का। आगे अगर मैं बात करता हूं तो एक रिएक्शन होती है जी हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। अब ये कहती क्या है कैनिजारो रिएक्शन? कैनिजारो रिएक्शन बेसिकली
उन सबस्ट्रेट्स में हुआ करती है जिनके पास एब्सेंस होता है अल्फा हाइड्रोजन का। एल्डोल तब होती थी, ध्यान से सुनना, एल्डोल तब होती थी तो अल्फा हाइड्रोजन होते थे, कैनिजारो तब होगी जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर देखो, सपोज आपके पास सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। आपने यहां पे रिएक्शन कराई है कॉन्संट्रेटेड बेस के साथ, कॉन्संट्रेटेड बेस के साथ, तो यहां पे क्या होगा, जो दो कंपाउंड आपको यहां पे देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, एक तो आपके पास बनने वाला है कॉरस्पॉन्डिंग एसिड, एसिड का सॉल्ट बनेगा, साथ में यहां पे आपको मिलने वाला है एल्कोहल, साथ में आपको यहां पे एल्कोहल मिलने वाला है। मतलब कि दिस रिएक्शन इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन और द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब यहां पे जो एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका किसमें, एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है एसिड में, और एल्डिहाइड ही आपका रिड्यूस हो रहा है किसमें, एल्कोहल में। तो ऑक्सीडेशन जब करेंगे तो बनेगा एसिड, रिडक्शन तब करेंगे तब बनेगा एल्कोहल। मतलब इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कैनिजारो रिएक्शन में जो हाइड्राइड का जो ट्रांसफर हम लोग कराते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड ट्रांसफर इज द आरडीएस, इज आरडीएस। मतलब कैनिजारो रिएक्शन में जो हाइड्राइड आयन का आप ट्रांसफर कराते हो, दैट इज सिंपली द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ योर कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन का वो आपका आरडीएस हुआ करता है। मैं डिटेल मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूं, की पॉइंट जो आपके पास हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तो ये तो हमारे पास कैनिजारो कंडीशन क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे एक इंटरेस्टिंग केस होता है, वो होता है क्लोरल का। कई बार मॉलिक्यूल आता है और वो आपके दिमाग का ढक्कन खोल देता है, आपकी फाइल वो निपटा दिया करता है। नाम क्या है जी? नाम है क्लोरल, CCl, Cl, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज नोन एज क्लोरल। ये आपके पास क्लोरल है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछा है जी कि क्या, ध्यान से सुनना, कि क्या क्लोरल के अंदर कैनिजारो हो सकती है क्या, तो पहले नजर में तो देख के जवाब यही आएगा कि सर बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहां पे अल्फा वल्फा हाइड्रोजन का तो कोई कार्यक्रम नहीं है। पर यहां पे ध्यान रखना, कैनिजारो रिएक्शन नहीं हुआ करती, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन का अगर आपको मैकेनिज्म में ध्यान होता है तो सबसे पहले स्टेप में जो आपने कॉन्सेंट्रेटेड बेस को लिया है वो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने जाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने जाता है, और यहां पे वो जनरेट करता है Cl, CCl, यहां बनाता है O नेगेटिव, यहां पे है OH और यहां पे है हाइड्रोजन। इस स्टेप का पहले एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ था, ये O नेगेटिव वापस आया करता था, जनरली ये O नेगेटिव वापस आया करता था, और जो CH के दोनों इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन इनको लेके भाग लिया करता था। दिस स्टेप इज नोन एज द हाइड्राइड ट्रांसफर। इसको हमने नाम दिया था हाइड्राइड ट्रांसफर का। पर इस मॉलिक्यूल में एक कार्यक्रम नहीं चलेगा। जैसे ही आपका O नेगेटिव वापस आएगा, ये जो पूरा आपको CCl3 नेगेटिव दिखाई दे रहा है, दिस ग्रुप विल बी एलिमिनेटेड, और जो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा वो क्या होगा, CCl3 नेगेटिव, साथ में फॉर्मेशन हो चुका होगा इसका HC डबल बॉन्ड O एंड OH का। इसके बाद क्या होगा, सिंपल इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, IPT, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, और यहां पे आप मिलेगा क्लोरोफॉर्म, साथ में मिलेगा आपको फॉर्मेट अनायन, साथ में क्या मिलेगा, फॉर्मेट अनायन। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप अच्छा है, ये गुड लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है, दिस इज द गुड Lg, ये गुड लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहां पे हाइड्राइड ट्रांसफर ना होने की वजह से सिंपल CCl3 नेगेटिव एलिमिनेट हो जाया करता है, और इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं, POC में भी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द आइडोफॉर्म या फिर स्पेसिफिकली क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन है आपकी स्पेसिफिकली, या प्रिसाइसली बोलो क्लोरोफॉर्म है। तो यहां पे सिंपली CCl3 नेगेटिव आपका एलिमिनेट हो रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, चलिए CCl3 नेगेटिव स्टेबल क्यों है? याद करो, जीओसी में हम लोग पढ़ते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। यहां पे बेसिकली आपका काम करता है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बोलते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग बोलते हैं। कार्बन का फिल 2p, क्लोरीन के वेकेंट 3d में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पे आपके पास बनेगा 2p पाई 3d पाई बैक पाई बॉन्डिंग, जिसकी वजह से CCl3 नेगेटिव आपका स्टेबलाइज होता है। फिनोमिनन का नाम है डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इसकी वजह से यहां पे क्लोरल में स्पेसिफिकली कैनिजारो नहीं होगी, आपके पास हेलोफॉर्म रिएक्शन यहां पे प्रोवोक हो जाया करती है।
क्या इतनी बात समझ आ रही है चंपू? इतनी बात क्रिस्टल क्लियर है? तो ये आपके पास हो गया कैनिज़ारो का कार्यक्रम। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद क्या है? इसके बाद कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। आइए एक बार गौर कर लेते हैं। देखो, अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जी रिड्यूसिंग एजेंट्स की। किनकी? रिड्यूसिंग एजेंट्स की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की चर्चा पिछले सेशन में मैं कर चुका हूं। जिसने वो सेशन नहीं देखा है एक बार जाके उसको देख ले। सही है, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, और एक हमारे पास होते हैं जी इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर मैं बात कर रहा हूं जी न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो भी फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं। एक तो होता है हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH, और एक होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो भी हमारे पास दो तरीके के हुआ करते हैं। एक तो होता है B2H6 और एक हमारे पास होता है जी DH, डाइएस्ट्रोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये हमारे पास हुआ करते हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं इन दोनों न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की, तो इनको हमने रखा है न्यूक्लियोफिलिक की कैटेगरी में, क्योंकि आप देख पा रहे हो अगर इन स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करने जाता हूं तो इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। यहां तो है लिथियम प्लस, यहां लिथियम प्लस है, ये रहा एल्यूमिनियम जिसे हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। सेंट्रल एल्यूमिनियम पे आपका है नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये आपका न्यूक्लियोफिलिक कैटेगरी में लाई करता है। और यहां पे सिंपली होता है हाइड्राइड का ट्रांसफर, यहां पे आपका हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है। सेम कार्यक्रम चलता है सोडियम बोरोहाइड्राइड में। पर अगर मैं उन दोनों कंपाउंड की बात करता हूं B2H6 और डाइबेच की, तो इसलिए हमने उनको इलेक्ट्रोफिलिक की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि उनके जो ऑर्बिटल है वो वेकेंट है। आपको पता है B2H6 तो बेसिकली इक्विलिब्रियम में लाई करता है इन 2BH3, बेसिकली BH3 की फॉर्म में लाई करता है। डाइबेच की बात करता हूं तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, मतलब एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, एंड दिस इज नोन एज द डाई आइसोब्यूटाइल। ये आपके पास है जी डाई आइसोब्यूटाइल। अब ये बताओ, एल्यूमिनियम जो है हमारे पास वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, मतलब इसके पास एक वेकेंट 3p ऑर्बिटल रहा होगा, वेकेंट 3p होगा। बोरोन के पास आपका होता है वेकेंट 2p, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हैं। इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेप्ट करते हैं, तब बाद में रिएक्शन करने जाते हैं। सही, तो इस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं दोनों को। अगर मैं बात करता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में, तो जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है ओवर द सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड को नाम दिया जाता है कीमोसेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। कीमोसेलेक्टिव मतलब कि ये कुछ फंक्शनल ग्रुप तो रिड्यूस करता है और कुछ फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, और इस टाइप के रिएजेंट को हम लोग नाम देते हैं कीमोसेलेक्टिविटी। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप के लिए सिलेक्टिव होते हैं उनको नाम देता है कीमोसेलेक्टिव। ऑर्गेनिक के अंदर 4 तरीके की सिलेक्टिविटी होती है, रिजियो सेलेक्टिविटी, कीमो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। तो ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। तो यहां पे हमारा बेसिकली होता है कीमो सेलेक्टिविटी, फंक्शनल ग्रुप के प्रति सेलेक्टिव होना, फंक्शनल ग्रुप के प्रति मतलब किसी को रिड्यूस करना, किसी को रिड्यूस ना करना। सही, अब देखते हैं कि किन किन को रिड्यूस करते हैं, किन को रिड्यूस नहीं करते हैं। एक बार बोर्ड पे देखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं फंक्शन ग्रुप की, तो सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट होते हैं वो फंक्शन ग्रुप मैं लिख रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमारे पास होता है एसिड हलाइड। एसिड हलाइड है, यहां पे मेरे पास है एल्डिहाइड, यहां पे एल्डिहाइड है। ये मेरे पास है कीटोन, दिस इज कीटोन। ये मेरे पास हो गया एस्टर, ये मेरे पास एस्टर का मॉलिक्यूल है, यहां एस्टर लिख रहा हूं। ये मेरे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये मेरे पास हो गया जी अमाइड, ये मेरे पास हो गया अमाइड। तो ये हमारे पास कुछ कार्बोनिल ग्रुप्स हैं। सही है। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaHe, और मैं यहां पे बात करता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड की, और मैं यहां पे बात करता हूं B2H6 की, B2H6 की, तीनों की फाइल यहीं पे निपटा देते हैं। अब देखना जी बोर्ड पे ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कांटेक्ट में आता है, तो ये तो सबको ही रिड्यूस करता हुआ
चला जाएगा। यहां क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अमीन। तो इस तरीके से जनरेट होता है यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का कार्यक्रम। सोडियम बोरोहाइड्रेट की अगर बात करता हूं तो इसको और इनको सिर्फ इतने ग्रुप को रिड्यूस कर पाता है, ना तो एस्टर को कर पाएगा, ना एसिड को, ना फिर अमाइड को। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, समराइज कर रहा हूं पूरा रिड्यूसिंग एजेंट्स को। सही है। अगर मैं बात करता हूं B2H6 की, तो B2H6 क्योंकि एक इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो बेसिकली अमाइड के साथ तो फास्ट रिएक्शन करता है, इसके साथ भी वो फास्ट रिएक्शन करता है, एस्टरो के साथ वो मॉडरेट रिएक्शन करता है, और कीटोन और एल्डिहाइड के साथ स्लो रिएक्शन करता है। क्या करता है? स्लो रिएक्शन करता है। यहां होगा स्लो और यहां पे नो रिएक्शन। तो ध्यान देना, अगर आपके पास B2H6 हो, एक आपको दिया गया हो अमाइड, एक दिया गया हो आपको एसिड, तो दोनों में रिएक्टिविटी किसकी होगी? अमाइड की होगी, क्योंकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा एसिड हाइलाइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड, देन अमाइड। सेम होगा सोडियम बोरोहाइड्रेट के लिए। B2H6 के लिए उल्टा होगा, क्योंकि ये आप इलेक्ट्रोफिलिक है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का था, तो ये वहीं पे फास्ट अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा अटैक यहां करेगा अमाइड पे, देन एसिड पे, देन एस्टर, देन कीटोन, एल्डिहाइड, देन विल बी योर एसिड क्लोराइड। सही है। तो ये कुछ रिएक्शन हो गई। इसके अलावा डाइबल एच जो होता है उसमें क्या है? अगर आपके पास एक एस्टर है, एक अगर आपने क्या लिया है? एस्टर लिया है, और एक अगर आपने लिया है साइनाइड, तो मेजोरिटी आपको इन्हीं दोनों के साथ डाइबल एच की रिएक्शन देखने को एग्जाम में मिलेगी। अगर आपने यहां पे लिया है जी डाइबल एच को ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है -78 डिग्री सेल्सियस। यहां पे आपने लिया है वापस से डाइबल एच को, ये आपके पास एक डाइबल एच है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर से है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा एल्डिहाइड। रिएक्शन होगी वो एल्डिहाइड तक ही आके रुक जाते हैं, फर्दर एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल रिड्यूस हुआ नहीं करते। तो ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये आपकी होंगी डाइबल एच के साथ। किसके साथ? डाइबल एच के साथ। क्या इतनी चर्चा आप सभी को समझ में आ रही है क्या? तो ये कुछ बातें हैं जो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। चलिए वहीं पे अब सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं जी। चलो, जो एसिड की कुछ रिएक्शंस हैं उसको हम लोग जब एसिड वाला पार्ट आएगा तब हम लोग वहां पे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो क्या दिया है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड HCN एडिशन। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होता है उसको एग्जाम में पूछने के काफी सारे तरीके हैं। या तो सिंपल आपको लाइन लिख के देगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, या सिंपल कोई भी आपको न्यूक्लियोफाइल देके वहां पे रेट क्या चर्चा कर सकता है। जैसे उसने यहां पे डाल दिया HCN, आपको पता है जैसे साइन आएगा, मैंने डिस्कस भी किया है, साइन ऑफ हिडन फॉर्मेशन बनेगा, मतलब दिस टाइप ऑफ रिएक्शन लाइज इन योर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैटेगरी। ये सेम कैटेगरी में आई करती है। आपको यही चेक करना है, क्योंकि सारे पहली बात तो एल्डिहाइड है, तो किसी भी तरीके का यहां पे स्टैक हिंड्रेंस तो है ही नहीं, क्योंकि सारे एल्डिहाइड है। बात चली जाती है यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन। अब क्योंकि चारों यहां पे आपके पास क्या है? बेंजल्डिहाइड के डेरिवेटिव हैं। अब आप ये चेक करना है किस केस में कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट वहां पे सबसे ज्यादा फास्ट होगा। अगर मैं बात करता हूं पहले कंपाउंड की, तो पहले कंपाउंड में OCH3 आपको दिया गया है, दैट इज एट द मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू CHO, मतलब ये सिंपली अप्लाई करेगा आपका इंडक्टिव, माइनस अप्लाई करेगा। सेकंड की चर्चा करता हूं, NO2 इज एट द ऑर्थो विद रिस्पेक्ट टू द CHO, तो ये काम करेगा -M की तरह। चलिए बहुत ही बढ़िया साहब। थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो OCH3 क्या करेगा? +M शो करेगा, और ये आपका 2 शो करेगा -I शो करेगा। अब खुद ही बताओ जो आपके -M होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे। मतलब सबसे ज्यादा रेट होगा आपके सेकंड का, सेकंड के बाद नंबर आएगा फर्स्ट या फोर्थ में। अब आप जानते हो NO2 जो -I होता है दैट इज ग्रेट एज कंपेयर टू द OCH3, मतलब सेकंड के बाद नंबर आएगा फोर्थ का, फिर नंबर आएगा फर्स्ट का, और लास्ट में चला जाएगा थर्ड, क्योंकि थर्ड में जो डोनर एटम है वो +M से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो ऑर्डर क्या आएगा? 2, 4, 1 एंड 3, 2, 4, 1 एंड 3। करेक्ट उत्तर आपका यहां पे हो जाएगा D। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ये प्रीवियस ईयर मेंस का ही सवाल है चंपू लोग। सही, चले आगे। चल
हाँ जी, अब अगला सवाल देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे सिंपल ही एडिशन का रेट दिया हुआ है आपको, 4 सबस्ट्रेट दिए हुए हैं। देखो, प्रोपेनल, बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनॉन एंड ब्यूटेनॉन। आप जानते हो एल्डिहाइड पे रेट फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो। मतलब प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड तो पहले आएंगे और बाद में नंबर आएगा प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन का। अब चर्चा आती है कि प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड में रेट किसका ज्यादा होगा, तो उत्तर सरल है, बेंजल्डिहाइड में कोई रेजोनेंस होने की वजह से कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट हिंडर करता है और वहां पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करने लगा है। तो सबसे ज्यादा होगी प्रोपेनल की, फिर नंबर आएगा बेंजल्डिहाइड का। प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन आप ये कह सकते हैं कि ब्यूटेनॉन में क्योंकि ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, जिस कारण वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट सप्रेस हो जाएगा। मतलब फिर नंबर आएगा प्रोपेनॉन का, फिर नंबर आएगा ब्यूटेनॉन का। मतलब बी जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड कोई भी हो, एलिफेटिक एरोमेटिक, हमेशा रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कीटोन्स, कीटोनों के कंपैरिजन में ज्यादा हुआ करेगा। चलिए, विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव, अब इसमें तो चर्चा करने की आवश्यकता होनी चाहिए, नाम देखती टिक मारना है आपको, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि एल्कोहल को तो सॉरी कीटोन को तो वैसे देखते काटा मारो, ब्यूटेनॉन हो नहीं सकता, प्रोपेन हो नहीं सकता। एल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड में जो सबसे सरल होता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड, जहां पे रेट फास्ट होता है। चलिए, हाँ जी, इसके बाद क्या है, सिंपल रिएक्शन है। सिंपल आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही है, साइनोहाइड्रिन का यहाँ पे फॉर्मेशन है, ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। देख के आपको डर लग रहा होगा पर सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या सिंपल CHO है, NaCN आपको दिया गया है, सिंपल कार्बन कार्बन है, साइनाइड आयन दिया गया है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन है, सिंपल एक कार्बन पर एक साइनाइड आएगा, एक OH आएगा और एक आपका हाइड्रोजन आएगा। तो देखो क्या, चेक करो, जरा चेक करो बोर्ड पे, क्या इसका यही आंसर होगा क्या। देखो, कार्बन पे एक OH आ चुका है, साइनाइड, एक हाइड्रोजन और एक पूरी इथाइल रिंग, तो दिस इज साइनोहाइड्रिन। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। क्लियर हो गया, चले आगे, चले। हाँ जी, अब सवाल आते हैं आपके एल्डोल कंडेंसेशन के। एल्डोल कंडेंसेशन के सवाल आ चुके हैं। अब देखो, द मोस्ट लाइकली, अब देखो यहां पे उसने बात कर दी एसिड कैटाइस की, तो इन बातों को देख के घबराए मत करो कि एल्डोल तो सर मात्र बेस में होती है, एसिड में तो होती नहीं है। ध्यान रखना, दोनों मैनर में होती है, एसिड भी होती है और बेस में भी होती है। सही, क्या दिया है, the most likely acid catalyzed aldol condensation product of each of the two aldehyde 1 and 2 will be respectively। आपको यहाँ पे दो एल्डिहाइड दिए हुए हैं और दोनों ही एल्डिहाइड में आपको सेल्फ एल्डोलेशन करा के एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट को ड्रॉ करना है। अगर मैं बात करता हूं पहले वाले एल्डिहाइड की, क्योंकि बिल्कुल ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा सवाल है ये, क्योंकि पहले वाले एल्डिहाइड में आपके पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। इधर देखो बोर्ड पे CH3 है, यहाँ पे क्या है CH3 है, ये आपके पास क्या है CH2 है और ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH है। सही, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले ये आपके पास कार्बन है, इस पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपको कार्बन आयन बनाना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कार्बन आयन बनाया, वहां पे आपने जनरेट करा दिया इनोलेटन आयन और इसी मॉलिक्यूल पे आपने अटैक करा दिया। जैसे ही आप इसी मॉल पे अटैक कराने जाओगे तो फोटो आपको यहाँ पे मिलने वाली है वो इस तरीके की होगी। क्या, यहाँ पे CH2 है, CHOH है, यहाँ पे है CH, यहाँ पे है CH, इधर है आपका CHO, यहाँ पे है CH, CH3 एंड CH3। तो इस टाइप की आपको वहां पे फोटो मिलने वाली है एल्डोल प्रोडक्ट की, एल्डोल प्रोडक्ट की। अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे OH और हाइड्रोजन को हटा के इन दोनों के बीच में आपको पाई बॉन्ड बना देना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड यहाँ पे आपको बना देना है। तो वो आपके ऑप्शंस आप मैच कर सकते हो, आप ऑप्शंस यहाँ पे सेम हो जाएगा। पर अगर मैं बात करता हूं सेकेंड कंपाउंड की, तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने की है कि यहां पे क्योंकि ये जो कार्बन आप नजर आ रहा है इस पे मात्र एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी हेल्प से तो हम यहां पे जनरेट करा लेंगे इनोलेट को, इसकी हेल्प से तो हम यहां पे इनोलेट जनरेट करा ही लिया करेंगे। पर जब हम एल्डोल प्रोडक्ट से एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ जा रहे होंगे तब हमें एक और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है पानी को हटाने के लिए। पानी को हटाने के लिए हमको एक और हाइड्रोजन मांगता है। अगर एक और हाइड्रोजन हम लोगों को मांगता है, मॉलिक्यूल के पास वो है ही नहीं, तो मतलब आप सेकंड मॉलिक्यूल में कंडेंसेशन चाह के भी नहीं करा सकते, चाहे कितनी भी ज्यादा वहां पे हीट दे दो। मतलब अगर वहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो काय का पानी निकलेगा,
क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि यहाँ पे मात्र एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसको तो हमने यूज में ले लिया इन द इनोलेट अनायन फॉर्मेशन। इनोलेट अनायन फॉर्मेशन से हमने इसको यूज में ले लिया है। तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन जब निकलेगा तो कार्बन आयन बनेगा, पर सिर्फ रिएक्शन जो होगी वो कंडेंसेशन तक ना जाके एल्डोल तक रुक जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही। अब देखो, इस वाले सवाल को तो आप देखते ही कर सकते थे, आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने की भी नीड नहीं थी। आप जानते हो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट के अंदर अल्फा बीटा बनता है, और इस वाले में आपको पता है कंडेंसेशन तो हो नहीं सकता, मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो निगलेक्ट हो गए, क्योंकि यहां पे तो उन्होंने पाई बॉन्ड बना दिया। बात आती है ए और डी में, और ए वाला जो ऑप्शन है उसमें जो पहला कंपाउंड है यहां पे बनाया नहीं हुआ है कंडेंसेशन, पर यहां पे बना दिया है, तो देखते टिक हो जाएगा कि डी आपका करेक्ट उत्तर है। आपको बना के भी चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, सही। चलिए, हाँ जी, अब देखो अगला सवाल क्या है। इस सवाल को मैं डिस्कस कर चुका हूं, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का सवाल है। एक तरफ तो आपको दिया गया है कीटोन, एक तरफ तो आपको कीटोन दिया, एक तरफ आपको दिया है एल्डिहाइड, NaOH और हीट मेंशन्ड है, मतलब अटैक कहां पे होगा। अब देखो, इस सवाल में आपको मैकेनिज्म तक भी ड्रॉ नहीं करना, सिंपल अगर आपका दिमाग आप लगा लोगे तो सिंपली आप ऑप्शन को देख के एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? देखो, यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास है कीटोन, यहां पे एल्डिहाइड, आपको पता है अटैक होगा पक्का एल्डिहाइड पे, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर क्लोनिक पार्ट तो आपका रिटेन रहने वाला है। अब इन चारों ऑप्शंस में अगर मैं चेक करता हूं तो यहां रिटेन कौन किया हुआ है, एल्डिहाइड, मतलब पक्का अटैक कराया गया कीटोन पे, जो कि गलत है, ये आपका गलत है। बच गए सी और डी ऑप्शन। सी और डी ऑप्शन में दोनों में ही आपका कीटोनिक पार्ट क्या है, कॉमन है। अब कैसे देखोगे, आपको पता है कंडेंसेशन के अंदर बेसिकली बनती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की रिंग, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनता है। अब देखो, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये रहा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्या इसमें है, क्या इसमें, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, यहाँ गामा, मतलब यहाँ बीटा गामा है, मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो देखते टिक सी पे, देखते टिक सी पे, बिल्कुल सरल उत्तर है। क्या इतनी बात समझ आ गई क्या चंपू? चले आए, हाँ जी। अब देखो, इस वाले सवाल खुद से ट्राई कर सकते हो क्या। यहां पे क्या दिया है, ए तक तो आपको क्या दिया है, ए तक जो आपको दिया है ये तो एल्डोल प्रोडक्ट, और बी तक जो आपको दिया है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब देखो, यहां पे है कीटोन, ये रहा कीटोन, ये रहा एल्डिहाइड, अटैक कहां पे होगा, अभी बताया एल्डिहाइड पे होगा, कीटोन आपका रिटेन रहेगा। अब देखो कहां कहां पे कीटोन रिटेन किया है, तो एल्डिहाइड रिटेन किया है, ये भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। बच गए ए और बी। ए और बी में क्या बी आपका करेक्ट उत्तर है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा, ये बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है जी, और ये आपका अल्फा बीटा है जी, ये आपका अल्फा बीटा है, तो बी आपका होता है करेक्ट आंसर, सही। हाँ देखो, एक और टाइप से टाइप इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का सवाल है। यहाँ पे भी आपके पास एल्डिहाइड है, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, कीटोन है, वहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे एल्डिहाइड है। अटैक कहाँ पे होगा, एल्डिहाइड पे, कीटोन रहेगा रिटेन, कीटोन रहेगा रिटेन, तो क्या ए आंसर हो जाएगा क्या? एक बार चेक करो, क्या ए आंसर हो जाएगा क्या? रिंग 5 की बनेगी, 1 2 3 4 5। ये तो एग्जाम्पल लिया ही था मैंने, ये तो एग्जाम्पल लेके तो समझाया था, सही। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको। देखो चलो, हाँ जी। अब ये जो सवाल है ये आपके पास आ चुका है कैनिज़ारो रिएक्शन का। अब ये जो कैनिज़ारो का जो टाइप सवाल है, इसमें जो एक बात आपको ध्यान में रखनी है वो है कि यहाँ पे बेसिकली आपको 2 सबसेट दिए गए हैं, मतलब ये एक तरह से क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन है, क्रॉस कैनिज़ारो है, सेल्फ कैनिज़ारो नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आपके पास डिफरेंट है। सवाल ये आता है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, खुद ही बताओ। जो पहला स्टेप था उसमें OH नेगेटिव आपका ऐड हुआ करता है कार्बोनिल कार्बन पे, पर देखो यहां पे जो आपके पास एल्डिहाइड है, क्या उसकी पैरा पोजीशन पर NO2 है क्या? मैंने देखा, हाँ लगा हुआ है। NO2 लगाता है -M, अगर NO2 आपका -M लगाता है तो वो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देगा, मतलब इन दोनों ही मॉलिक्यूल में सेलेक्टिव अटैक OH नेगेटिव इस पे होगा, और जिस पे पहले OH नेगेटिव अटैक करता है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाया करता है और उसके बगल वाला रिड्यूस हो जाया करता है, मतलब इसका तो होगा ऑक्सीडेशन और इसका होने लगेगा रिडक्शन। अब देखो ऑप्शन हैं जी, क्या ऑप्शन आपका डी करेक्ट है? डी देखो, ये हो चुका है ऑक्सीडाइज और ये हो चुका है आपके पास रिड्यूस, दैट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट इज रिड्यूस्ड। क्या इतनी बात समझ में आ गई चंपू? चले आगे, चलिए। हाँ जी, द एल्कोहल प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ 2-methyl-3-pentanone, ये देखो सिंपली क्या है, ये आइसोमेरिज्म टाइप का सवाल था।
आइसोमेरिज्म में भी क्या दिया हुआ था, देखो आपके को पता है जब कार्बन कार्बन पे आप LH का अटैक कराने जाओगे तो बेसिकली क्या था, मैंने बताया था हाइड्राइड ट्रांसफर होता है बेसिकली यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो होगा किस पे, कार्बोनिल कंपाउंड पे। और क्योंकि आपका कार्बोनिल कंपाउंड एक sp2 सेंटर है, sp2 सेंटर पे जब भी अटैक होते आए हैं वहां पे हमेशा जनरेट हुआ करता है एक sp3 कार्बन, मतलब रेसिमिक मिक्सचर की वहां पे पॉसिबिलिटी या सॉरी प्रोबेबिलिटी वहां पे हुआ करती है रेसिमिक मिक्सचर की। अब देखो तो क्या आपके पास यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा क्या, क्योंकि जब आप कार्बोनिल कार्बन पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंडीशन कराने जाओगे तो वहां पे सिंपल हाइड्राइड ट्रांसफर है जिसकी हेल्प से वहां पे रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। चलिए हाँ जी, अभी देखो द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी कैरिड आउट विद, आपको क्या दिया हुआ है, डीलिंग एजेंट का सवाल है। अब मैं आपको बताया ही था सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होगा वो तो एसिड के साथ गुलू गुलू कर नहीं सकता, H2 प्लेटिनम भी नहीं करता। H2 प्लेटिनम अगर करता तो वो इस वाले बॉन्ड को कन्वर्ट कर देता है एल्केन में, पर ये तो रिटेन है। अब देखो इस टाइप के सवाल कभी भी आपके पास एग्जाम में आए सबसे पहले ये चेक करो कि रिएक्टेंट में कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप है और वो कितने टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है, एक आपके पास एसिड है, तो पाई बॉन्ड तो रिटेन है पर एसिड आपका कन्वर्ट हो चुका है अल्कोहल में, और ये काम मात्र पूल ऑर्गेनिक में एक ही रिएजेंट करता है, वो होता है LAH यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है तो उत्तर देख खटाक से उत्तर क्या आएगा आपका बी, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द गिवन कन्वर्जन, इस कन्वर्जन के लिए मोस्ट सुटेबल रिएजेंट क्या होगा, देखो फंक्शन काफी सारे हैं, जो इसमें चेंज नजर आ रहा है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड का चेंज इनटू योर अल्कोहल, सिर्फ यही चेंज हो रहा है, बाकी सारे के सारे तो कांस्टेंट है। अब सोडियम बोरोहाइड्रेट तो देखते आप लोग को काटा मारना है क्योंकि ये तो एसिड के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। H2 प्लेटिनम का भी कोई यहां पे रोल खास है नहीं। बात आती है B2H6 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में। अगर मैं बात करता हूं इन दोनों ऑप्शन की तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसका जो रेट ऑफ अटैक है वो आपका फास्ट होता है कीटोन्स के लिए। अभी मैंने आपको पीछे ऑर्डर बताया था, कीटोन्स के लिए रेट फास्ट होता है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। कीटोन्स के लिए जो रेट होता है वो आपका काफी ज्यादा फास्ट हुआ करता है। कहां गया चंपू, ये देखो कीटोन्स के लिए जो रेट हुआ करता है वो आपका फास्ट हुआ करता है एज कंपेयर टू एसिड। मैं बात कर रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। चलिए ये भी मैंने जानकारी दी थी। अब क्या दिया आपको, देखो कहां गया, बहुत दूर निकल गए हम तो, ये रहा हाँ। तो यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे कीटोन रिड्यूस हो जाना चाहिए था किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा आंसर हो सकता था। समझ रहे हो, मतलब एक बात मुझे खुद ही बताओ, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, मैंने इसको एक डब्बे में डाला, उस डब्बे के अंदर मैंने डाला LAH को, तो मैं LAH के कान में मंत्र तो फूकूंगा नहीं कि जाके भाई सबसे पहले एसिड पे अटैक कर दे, वो तो उसी में आके अटैक करेगा ना जिसके लिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। अभी मैंने आपको बताया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स कीटोन उसकी रिएक्टिविटी है वो एसिड से कहीं ज्यादा है, तो वो एसिड पे जाके क्यों मरेगा, तो पहले कीटोन पे जाके मरेगा ना, कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये आपका जो कन्वर्ट होना जाना चाहिए था सेकेंडरी अल्कोहल में, इसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यहाँ करेक्ट आंसर नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाना चंपू अपना वहां पे, सही। चलिए द मेजर प्रोडक्ट एक्स फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको दिया गया एक कीटोन, एक दिया गया कोएस्टर, आपके पास दिया गया रिएजेंट सोडियम बोरोहाइड्रेट, बताओ कौन रिड्यूस होगा, कीटोन होगा, एस्टर रिएजेंट रह जाएगा। तो बस देखती खटाक से उत्तर क्या होगा, उत्तर भी आपका उत्तर होगा, देख खटाक से उत्तर है। हाँ जी, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जिसकी बात कर रहे थे वो ही आ चुका है, क्या दिया है आपको, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो यहाँ पे मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कुछ ज्ञान भरी बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या है, कभी अगर आप चारों कंपाउंड को देख पा रहे हो तो इन चारों जो मेंबर हैं ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं विच इज नोन एज द एसिड डेरिवेटिव। ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, चारों के चारों, एस्टर, amide, halide and your anhydride, this both belongs to the class of acid derivatives। अब जितने भी हमारे पास एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो एक मैकेनिज्म को फॉलो किया करते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा यहीं कर लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन से हमें वैसे भी कोई लेना देना नहीं था।
जो यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो किया करते हैं वो होता है SNAE मैकेनिज्म, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन देन एलिमिनेशन। अब ध्यान से सुनो, सपोज करो मेरे पास एक है एसिड हलाइड, एक मेरे पास यहां पे है अनहाइड्राइड, एक मेरे पास यहां पे अनहाइड्राइड है, एक मैंने लिया है यहां पे एस्टरवा को, एक मेरे पास एस्टरवा है, और दूसरा जो मेरे पास लास्ट मॉलिक्यूल है वो मेरे पास है अमाइड, वो मेरे पास क्या है, अमाइड है। अब कभी भी जब SNAE रिएक्शन होती है जी, तो SNAE रिएक्शन में जो आपका रेट हुआ करता है वो डिपेंड करता है दो बातों पे, दो ही बातों पे डिपेंड करता है आपका SNAE का रेट। पहला जो फैक्टर होता है दैट इज द नेचर ऑफ, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, दैट इज द नेचर ऑफ एल्गी। लिविंग ग्रुप का नेचर डिपेंड करता है SNAE के रेट को। सेकंड क्या है, सेकंड जो फैक्टर होता है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ योर CC कार्बोनिल कार्बन। अब अगर इन चारों के चारों एसिड डेरिवेटिव की मैं बात करता हूं तो यहां पे लिविंग ग्रुप कौन कौन है, यहां पे तो Cl है, यहां पे आपका ये पूरा ग्रुप है जिसको मैं व्हाइट डब्बे में बंद कराऊं, दैट आर ऑल द लिविंग ग्रुप, ये आपके पास लिविंग ग्रुप है। अब खुद ही बताओ, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी जल्दी मॉलिक्यूल को लीव करेगा और उतनी जल्दी हमारा बनेगा प्रोडक्ट। मतलब अगर लिविंग ग्रुप को मैं यहां पे कंपेयर करने जाता हूं तो क्या लिविंग ग्रुप का ऑर्डर आपका ये होगा Cl नेगेटिव, देन OC डबल बॉन्ड O CH3 नेगेटिव, देन नंबर आएगा किसका, OR नेगेटिव का, देन नंबर आएगा आपका NH2 नेगेटिव का। यही होगा आपके लिविंग ग्रुप का ऑर्डर, खुद ही बताओ। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप वही अच्छा कहलाया जाएगा जो कि इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर पाए। अब देख पा रहे हो, बिल्कुल बहुत अच्छा कंसेप्ट, आपको मजा आएगा। यहां देखो, जितने भी आपके पास एटम हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज हैं उनको एक बार गौर से चेक करो। जो आपके पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लिविंग ग्रुप है, क्या उनमें जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम पीरियड के हैं क्या? बिल्कुल है। फर्स्ट में जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है वो एक ऐसे एटम पे है जो कि हायर पीरियड में बिलोंग करता है। आप खुद ही बताओ, Cl नेगेटिव का साइज क्योंकि O नेगेटिव और N नेगेटिव से कहीं कहीं ज्यादा है, तो वो Cl नेगेटिव पे जो नेगेटिव चार्ज बना है उसको वो स्टेबलाइज कर सकता है। मतलब अपने बड़े साइज की वजह से वो इस चार्ज को डिलोकलाइज कर सकता है, डिस्पर्स कर सकता है, जिसकी वजह से जो चार्ज डेंसिटी यहां पे होगी वो कम होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना चार्ज डिस्पर्स होगा, उतना ही ज्यादा वो स्टेबलाइज हो रहा होगा। अब यहां जो Cl नेगेटिव है उसका साइज बड़ा है, मतलब Cl नेगेटिव तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है इन तीनों के कंपैरिजन में, लिए बहुत बढ़िया है। अगर इन तीन मॉलिक्यूल की बात करता हूं, क्योंकि मैं इनमें साइज में कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि याद करो पिछले ही सेशन में हमने बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोसिटी पढ़ा था और मैंने कहा था कंपैरिजन जब पीरियड के अंग होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर किया करती है, और जब कंपैरिजन अलोंग द ग्रुप होता है तब साइज मैटर किया करते हैं। अब इन तीनों में आपका जो कंपैरिजन है दैट इज अलोंग द पीरियड, मतलब मुझे यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही कंपेयर करना होगा। अब इन तीनों ही ग्रुप के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो सेम पीरियड के एलिमेंट पे है, मतलब इन दोनों की अगर मैं चर्चा करता हूं तो क्या ये इससे एक अच्छा लिविंग ग्रुप है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस जैसा कार्यक्रम चल रहा है जो इसको स्टेबलाइज करेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। बात करें इन दोनों ग्रुप की, OR नेगेटिव और NH2 नेगेटिव की। NH2 नेगेटिव होता है दैट इज पुअर लिविंग ग्रुप, वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता, स्टेबलाइज कर सकता है। इसलिए ये हमारे पास ऑर्डर होता है लिविंग ग्रुप के टेंट का। अब अगर इन चारों की एक्टिविटी में कंपेयर कर टुवर्ड्स SNAE तो क्या सबसे बड़ी एक्टिविटी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी और फिर इसकी होगी। ये तो एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट पॉइंट। इसको सेकंड पॉइंट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर कभी बाद में करेंगे। आपको हिंट दे छोड़ देता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल कार्बन भी डिटरमाइन करती है इन रेट को। मजा आया सुन के? अब देखो और क्या होगा चंपू, और क्या होगा? C पहले होगा, फिर D होगा, फिर B होगा, फिर A होगा, CDB। तो आपका C ही करेक्ट उत्तर आ गया, C ही आपका करेक्ट उत्तर आ गया है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सही, चलिए हाँ जी।
ये तो सरल सरल ही है, देखते टिक। साइनाइड की रिएक्शन डाइबच के साथ है, साथ पानी डाला गया है तो एल्डिहाइड बनेगा, तो छोड़ ही दो तुम। हाँ ये देखो, इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? देखो इसमें क्या किया है, सिंपल आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ग्रिग्नार्ड दिया है। यहाँ पे जो आप x बनाओगे और जो y बनाओगे, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो x यहाँ पे दिया गया ना मात्र आपको, वो क्या होगा, CO नेगेटिव होगा। यहाँ पे होगा CH2CH3 और यहाँ पे होगा CH3। ये होगी आपके पास x की फोटो, ये आपके पास x की फोटो होगी। अगर मैं y की फोटो की बात करता हूं तो y बेसिकली यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा, तो y आपके पास बन के आएगा COHCH3 एंड इथाइल, क्योंकि जैसे मैंने कहा 3 डिग्री एल्कोहल यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ऊपर से आपके पास दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड और हीट है। अभी इस टाइप की रिएक्शन हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की है। सिंपल यहाँ इवन पाथवे होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, मतलब बी हुई। सही, चलें आगे। हाँ जी, अब देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H20O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give a carboxylic acid and an alcohol। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं चर्चा करता हूं तो वहां पे मात्र आपके लिए 1 से 2 नेम रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए चर्चा कर ही लेते हैं, यहीं पे चर्चा कर लेते हैं अगले अपने पे। क्या चर्चा करनी है हमको? रिएक्शन जो होंगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है दैट इज योर एस्टेरिफिकेशन, जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। एस्टेरिफिकेशन या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एक ही बात है, दोनों रिवर्सिबल ही रिएक्शन होती है आपस में। अगर मैं बात करता हूं एस्टेरिफिकेशन की, तो आपको पता है जी, अगर मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ में मैंने लिया है एल्कोहल को और मैंने यहां पे डाला है H+, तो यहां पे बेसिकली आपके पास बन के आता है एस्टर। और इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग नाम दिया करते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस का। किसका? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस का। अब यहां पे H+ है, मात्र कैटलिस्ट है, वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा और यहां पे एस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। सो ये तो सिंपल एस्टेरिफिकेशन है। सेकंड जो यहाँ पे रिएक्शन काफी ज्यादा यूज होती है सीक्वेंशियल टाइप के सवालों में, कन्वर्जन टाइप के सवालों में, वो होता है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया। अमोनिया के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम चलता है, बच्चे अक्सर ही मात खाते हैं। देखो, सबसे पहले जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो ध्यान देना जी, यहां पे क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, और कभी दुनिया में एसिड और बेस के बीच में गुलूगु होता है तब वहां पे सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। मतलब इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो यहां पे आपको मिलने वाला है सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट। सबसे पहले आपके पास अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। इस स्टेप को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, मर के भी नहीं कर सकते इसको निगलेक्ट। यहां पे जब आप हीट करते हो तभी जाके आपको यहां से वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कराना है और यहां पे आपको बनाना है अमाइड को। यहां पे तभी आपके पास अमाइड बनेगा। अगर आपके लिए सीधा ही यहां पे हीटिंग दे दे, सीधा ही हीटिंग दे दे तो सीधा ही आप बना दोगे, इसको बना दोगे। वरना आपको खुद पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए? आपको खुद से पता होना ही चाहिए कि बेसिकली जो ये रिएक्शन है ये आपकी 2 स्टेप में हुआ करती है। 2 स्टेप में हुआ करती है। पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, अमिताभ बच्चन रिएक्शन होगी, उसके बाद हीट करोगे, माइनस पानी निकलेगा और यहां पे अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 2 रिएक्शंस हैं जो कि हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है विद पर्सपेक्टिव टू द एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और रिएक्शन होती है नंबर 3, भी डिस्कस कर ही देता हूं, और यहां तक आए हैं तो डिस्कस कर देता हूं। थर्ड जो रिएक्शन होती है चंपू, वो होती है यहां पे कौन सी? थर्ड जो रिएक्शन होती है वो होती है HVZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। वो क्या होती है रिएक्शन? सिंपल है ही, अगर आपके पास एसिड हो और आपने यहां पे लिया हो रेड फॉस्फोरस और Br2, रेड फॉस्फोरस और Br2, या फिर और क्या ले सकते हो? PbR3 इन द प्रेजेंस ऑफ Br2, तो बेसिकली यहां पे हो जाया करता है अल्फा ब्रोमिनेशन, यहां पे अल्फा ब्रोमिनेशन हो जाया करता है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड की आपको ध्यान रखनी है। पहली एस्टेरिफिकेशन, सेकंड अमाइड के साथ गुलू, और थर्ड आपके पास HVZ, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की। सही, चलिए सवाल पे पढ़ लेते हैं। सवाल क्या था? सिंपल सवाल है, तो ज्यादा टफ नहीं था ये।
आपको एक एस्टर दिए गए हैं, एक कुछ 4 आपको एस्टर दिए हैं। आप अगर जब इनको हाइड्रोलाइज कराओगे तो जैसे मैं कहा एस्टेरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जैसे आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराओगे आप पाओगे एसिड को और एल्कोहल को, जो कि एग्जामिनर ने पहले से ही लिख दिया है कि ये दोनों ही जनरेट होंगे। इसके बाद क्या दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ सी विद CrO3H2SO4। क्या पहचान पाए क्या इसको, क्या पहचान पाए क्या? हाँ डिस्कस किया था, दिस इज जूनियर। JR क्या मतलब? जॉन्स रिएजेंट। दिस इज जॉन्स बाबा, जॉन्स रिएजेंट है ये। क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोड्यूस्ड बी बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट पॉसिबल फॉर ए। आई थिंक इसको डिस्कस करने की ऐसा नीड नहीं होनी चाहिए। सिंपल आपको क्या करना है ये बताना है कि किस किस केस में, देखना ध्यान से, नॉट पॉसिबल पूछा है, किस किस केस में जब आप एस्टर को हाइड्रोलाइज करने जाओगे तो कौन कौन से केस ऐसे होंगे जहां पे जो अल्कोहल आप जनरेट करोगे वो एस के बराबर ना हो। मतलब एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एक आपका अल्कोहल बनेगा। इस अल्कोहल में अगर मैं जॉन्स बाबा को डालता हूं, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें ये अल्कोहल वापस से वापस एसिड में कन्वर्ट ना हो रहा हो। बिल्कुल सरल सवाल है ये तो, सही। हाँ जी, अभी क्या है देखो, ये भी अच्छा का सवाल है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको दिया गया हेक्स 3-इन-YL। पहले से फोटो ही बना लेते हैं किस तरह से बनेगी। 6 कार्बन है, 2 3 4 5 6 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ आएगा आपका डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, सही। यहाँ मिथाइल विथाइल नहीं है, सही। अब उसके बाद क्या दिया आपको, उसके बाद क्या बोला है, थर्ड पोजीशन पे लगाना है आपको एल्काइन को। तो 1 2 3 1 2 3। तो बेसिकली इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ नहीं करना चाहिए था, पर आप समझ पा रहे हो क्योंकि जिगजैग मैनर में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड बॉन्ड एंगल को शो नहीं करता। तो हम कोशिश करते हैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करने की। वैसे तो समझ लोगे ना, कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा है। इसके बाद क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। सोडियम बोरोहाइड्राइड आपको दिया है तो क्या करेगा, इस वाले एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एल्कोहल में, यहां बनेगा CH2OH। उसके बाद है PbR3। PbR3 क्या करता है जी, PbR3 बेसिकली क्या करता है, जो ROH होते हैं जब इनकी रिएक्शन, ध्यान से सुन लेना, PCl5 PCl3 SOCl2 या फिर PbR3 इन जैसे कंपाउंडों के साथ हुआ करती है, सिंपल यहां से जनरेट हुआ करते हैं अल्काइल हैलाइड। अगर आपने यहां पे यूज किया PbR3 को तो पक्का यहां पे बन के आएगा RBr, यहां पे RBr बनेगा। उसका क्या है, मैग्नीशियम ईथर, मतलब ग्रेनाड रिएजेंट की प्रिपरेशन है। और लास्ट स्टेप में Cu2H+ मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब चारों ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक क्या है, पर एल्काइन की सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो आपकी मॉलिक्यूल के अंदर रिटेन ही रहने वाली है। तो उत्तर आपका होगा यहाँ पे डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, हाँ जी, अब हम लोग जो चर्चा शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग शुरू करेंगे, अमीन्स की चर्चा होगी। अमीन्स हम लोग चर्चा करेंगे। अमीन्स में अगर मैं बात करने जाता हूं तो कुछ बात को ध्यान में रखनी है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, सही है। 5 मिनट पानी पी लूं। अगर मैं बात करता हूं अमीन्स की, अगर मैं अमीन्स की चर्चा आपसे करने जाता हूं तो अमीन्स में आपको पता है 2 तरीके के कार्यक्रम है जी, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कार्यक्रम जो होगा वो होगा आपका एरोमेटिक अमीन्स का कार्यक्रम और दूसरा होगा एलिफेटिक अमीन्स का। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एलिफेटिक अमीन्स को। आइए करें स्टार्ट। चलिए फाइल निपटा देते हैं अमीन्स की आज। देखो हमारे पास अमीन है। अमीन्स में जैसे मैंने कहा 2 बातें हम लोग को डिस्कस करनी है। पहला एलिफेटिक अमीन्स और दूसरा क्या, एरोमेटिक अमीन्स। अगर मैं बात करने जाता हूं एलिफेटिक अमीन्स के बारे में, तो एलिफेटिक अमीन्स के बारे में जो नेम रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी है वो मात्र होंगी 3। पहली जो नेम रिएक्शन है दैट विल बी कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन या फिर आइसोसाइनेट टेस्ट। दूसरी होगी आपकी हैप्पी बर्थडे रिएक्शन यानी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और तीसरी होगी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये बातें आपको ध्यान रखनी है एलिफेटिक अमीन्स के अंदर। किसमें, एलिफेटिक अमीन्स में। अगर मैं बात करें गया एरोमेटिक अमीन्स की, तो एरोमेटिक अमीन्स में जो बात आपको ध्यान रखनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जी डाइजोनियम सॉल्ट्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स एंड कपलिंग रिएक्शंस,
एंड कपलिंग रिएक्शंस। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। आइए एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कार्बाइल अमीन रिएक्शन की, पहले हेडिंग लगा लो नोटबुक में, अगर लिख रहे हो तो क्या लगा लोगे? कार्बाइल अमीन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब मैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन में मैकेनिज्म में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना टाइम अपने पास है नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मैं आपको आइडिया दूंगा कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन कहता क्या है। आइए देखिए, अगर आपके पास सपोज एक प्राइमरी अमीन हो, एक आपके पास क्या है जी 1 डिग्री अमीन है। डिग्री की बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूं आईयूपीएसी में, जिसने नहीं देखा है वो जाके एक बार उस सेशन को चेकआउट कर लेना। प्राइमरी अमीन के अंदर अगर मैं डालता हूं सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और सेकंड स्टेप में अगर मैं इसको हीट कर देता हूं तो यहां पे एक कंपाउंड जनरेट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं आइसोसाइनाइड का। दिस इज नोन एज आइसोसाइनाइड। इसका नाम होता है जी आइसोसाइनाइड, और यही फॉल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। अब यहां पे दो तरीके के सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पहला सवाल तो यही होगा कि यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी फोटो कैसी होगी। अगर आप ध्यान हो पिछला सेशन, तो हमने एक मैकेनिज्म पढ़ा था जिसका नाम था रीमर-टीमन। रीमर-टीमन ने पढ़ा था, और रीमर-टीमन के अंदर क्या होता है, रीमर-टीमन के अंदर भी जो इंटरमीडिएट बनता है और जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है वो सेम है। ध्यान दो, क्लोरोफॉर्म एनएच क्या करेगा, अल्फा एलिमिनेशन, वहां बताया था। और यहां पे सिंपली जो इंटरमीडिएट आप जनरेट करोगे दैट इज सिंगलेट डीसीसी। सिंगलेट डीसीसी यहां पे जनरेट होगी, मतलब सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन आपके पास यहां पे बनने वाली है। दिस इज द सिंगलेट डीसीसी, सिंगलेट डाइक्लोरोकार्बीन, जिसका इंटरमीडिएट होगा। पहले टाइप का सवाल। दूसरे जो टाइप का सवाल होगा वो ये होगा कि कौन कौन सी अमीन होंगी जो कि पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगी या कार्बाइल अमीन रिएक्शन देंगी। तो आपका जवाब यही आना चाहिए कि वो ही सब्सट्रेट या वो ही मॉलिक्यूल्स आपके कार्बाइल अमीन देंगे जो कि 1 डिग्री होंगे, जो कि आपके 1 डिग्री होंगे। अब चाहे 1 डिग्री एलिफेटिक हो, चाहे 1 डिग्री एलिफेटिक हो, चाहे ये 1 डिग्री एरोमेटिक हो, चाहे ये 1 डिग्री एरोमेटिक हो, सिर्फ यही दो टाइप के सब्सट्रेट होंगे जो कि आपका पॉजिटिव कार्बाइल अमीन देते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मैकेनिज्म से संपर्क करें, उतना टाइम हमारे पास नहीं है ना। मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है, पर आपको अभी सिंपली ध्यान रखना है इंटरमीडिएट क्या है और कौन कौन से टेस्ट देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे एनिलीन हुआ वो दे देगा, सेकेंडरी ब्यूटाइलअमीन होगा वो भी दे देगा, जैसे आपके पास होगा ऑर्थोमिथाइल एनिलीन वो भी दे देगा, आपके पास प्राइमरी अमीन है तो वो दे ही देगा। सही है। चलिए, सेकंड जो रिएक्शन होगी काम की, वो कौन सी दीजिए, वो थी आपकी हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है हॉफमैन्स ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड होता क्या लिख रहा हूं मैं, ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड, हॉफमैन्स ब्रोमामाइड। अरे क्या हो गया आज, डिग्रेडेशन, देखना जी ध्यान बोर्ड पे, देखते हुए चलो बिल्कुल से। अब ये कहता क्या है जी, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। आइए एक चर्चा कर ली जाए। अगर आपके पास कोई भी अमाइड हो, 1 डिग्री अमाइड हो, ये आपके पास अमाइड है जी 1 डिग्री, इसके अंदर अगर इसके अंदर आपने ऐड किया है किसको, मुझको नहीं, किसको अगर आपने यहां पे ऐड किया है Br2 प्लस KOH, Br2 प्लस KOH, सेकंड स्टेप में अगर आपने लिया है जी एक्वस वर्कअप, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा 1 डिग्री अमीन। मतलब यहां पे सिंपल आपको क्या कराना है, जो ये आपका सी डबल बॉन्ड O है, इसको हटा के इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर देना है, और यहां पे आपके पास बनेगा RNH2। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है आपके पास आइसोसाइनेट, मतलब इस टाइप का इंटरमीडिएट आपको मिलेगा। इस टाइप का इंटरमीडिएट यहां पे जनरेट होता है, इसका नाम है जी आइसोसाइनेट। क्या नाम है चंपू इसका, आइसोसाइनेट। तो ये बात है कुछ आपको ध्यान रखनी है। दिस इज द हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। 4 मोड यूज होते हैं यहाँ पे, K2CO3 भी बनता है, यहाँ पे काफी चर्चा होती है, यहाँ पे से डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं। तो ये आपके पास बनता है जी आइसोसाइनेट, विच इज द डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब जब ये बनता है, जो पहले वाला स्टेप होता है दैट इज RDS। सही है। चलिए, इसके बाद
जो थर्ड रिएक्शन पढ़नी होती है हम लोग को, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट, विच इज Gabriel PHTHA thalidomide, Gabriel thalidomide synthesis, Gabriel thalidomide synthesis। इसमें क्या है, इसमें अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, कई बार तो आपको थैलीमाइड बना के देता ही है। क्या होता है थैलीमाइड, देख लो थैलीमाइड क्या होता है। ये तो आपके पास बेंजीन रिंग है, ये तो बेंजीन रिंग है, यहां होता है C डबल बॉन्ड O, यहां होता है C डबल बॉन्ड O, यहां पे होते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। दिस इज नोन एज थैलीमाइड। सही है, कई बार तो इतना पार्ट बना के देता है, या कई बार सिंथेसिस करा लेता है। मैं दोनों बातें आपको बता देता हूं। थैलीमाइड जो होता है वो आपका बेसिकली बनता है थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड से जनरेट होता है आपके पास थैलीमाइड। जैसे कि ये आपके पास थैलिक एसिड, ये आपके पास क्या है, थैलिक एसिड है। इसके अंदर अगर आपने क्या किया, इसके अंदर अगर आपने डाल दिया अमोनिया को, और आपने सेकेंड स्टेप में इसको कर दिया हीट, सेकेंड स्टेप में आपने इसको हीट कर दिया, सो दिस इज नोन एज थैलीमाइड। मैं नाम लिख देता हूं इसका, PHTHA थैलिक एसिड, सॉरी दिस इज थैलिक एसिड। ये आपके पास थैलिक एसिड है, इसको पॉलीमर में भी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। सही, तो क्या होगा यहाँ पे, अमोनिया के साथ जब इसकी हीटिंग होगी तो यहां से बेसिकली जो कंपाउंड पहले जनरेट होता है वो कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, वापस से C डबल बॉन्ड O और NH4 पॉजिटिव। सही है, जब इसको हीट कर दोगे, जब इसको हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहां सिंपली आपके पास जनरेशन होगा किसका, एक तो आपके पास बेंजीन रिंग तो होगी ही, साथ में यहां पे बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2 और C डबल बॉन्ड O NH2, ये बनेगा। और इसको जब वापस से आप हीट करा दोगे, इसको जब वापस से आप हीट करा दोगे, यहां पे अमोनिया दी निकल लेंगी और यहां पे जनरेट होगा आपके पास थैलीमाइड। दिस इज नोन एज थैलीमाइड। और ये आपके पास यहां से 2 मोल वाटर के एलिमिनेट हो जाते हैं। सही है, तो यहां पे थोड़ा सा इसको हटाई देते हैं, वो लिखने की क्या ही जरूरत है। सही है, तो इस टाइप यहां पे रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले आपने जनरेट किया यहां पे थैलीमाइड, अब जनरेट कर दिया हमने, अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जो आपके पास थैलीमाइड होता है वो क्या रिएक्शन कर जाता है, जो अगर आपके पास थैलीमाइड है वो बेसिकली यहां पे किस टाइप रिएक्शन करेगा, C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, यहां पे आपके पास NH है, यहां पे आपके पास NH है। अगर आपने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले आपने डाला है KOH को, सेकंड स्टेप में आपने डाला है RCH2I को, और थर्ड स्टेप में आपने डाला है H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो जो कंपाउंड दोनों आपको यहां पे देखने को मिलेंगे वो कैसे होंगे जी, एक बार बोर्ड पे नजर मारिएगा। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, साथ में बनता है यहां से प्राइमरी अमीन, साथ में यहां से 1 डिग्री अमीन आपको मिलेगा। तो ये हमारे पास होती है जी गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। दिस इज नोन एज द गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है नोट डाउन करने की वो ये है, आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि कौन से अमीन को हम लोग बिल्कुल बढ़िया ढंग से सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो ध्यान देना, हम उसी अमीन्स को यहां पे बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं जहां जहां पे SN2 की पॉसिबिलिटी हो। मतलब आप देख पा रहे हो, जो यहां पे बेस बेसिकली वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को अपस्ट्रैक्ट करता है, यहां पे जनरेट करता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहां पे सिंपली नेगेटिव चार्ज वो जनरेट कर देता है। जैसे यहां पे नेगेटिव चार्ज बनता है, क्योंकि इस पे डेल्टा प्लस है, कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव है, ये यहां पे तुरंत अटैक करने जाता है और आयोडीन को रिप्लेस कर देता है। मतलब जो सेकेंड स्टेप है रिएक्शन का वो तो SN2 है। अब आपको क्या करना है, सपोज कुछ अमीन्स आपको दी, मान लो आपसे पूछ लिया गया कि क्या मैं एनिलीन को जनरेट कर सकता हूं क्या गैब्रियल थैलीमाइड से, क्या मैं 3 डिग्री अमीन को जनरेट कर सकता हूं क्या गैब्रियल थैलीमाइड से, तो आपका उत्तर क्या आएगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। सिंपली क्या करना है आपको, इस NH2 को हटा के आप किसी आयोडीन को लगा दो। मान लो आपने इस पे क्या लगा दिया, आयोडीन को लगा दिया। अब आपको यह चेक करना है कि क्या इन जैसे मॉलिक्यूल के ऊपर SN2 अटैक हो सकता है क्या। अब खुद ही बताओ, यहां तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, मतलब SN2 अटैक तो दूर दूर तक नहीं हो सकता। अगर यहां पे SN2 अटैक नहीं होता, मतलब कि ये जो आपके पास अमीन है ये यहां से सिंथेसाइज नहीं हो सकती। तो जो भी आपके पास एग्जाम में अमीन्स आती है उसमें सिंपल आप NH2 ग्रुप को हटाओ,
उसके जगह पे आयोडीन को चिपकाओ और ये चेक करो कि क्या वो पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड आपके पास SN2 देगा। अगर वो देगा तो वो अमीन बनेगी, अगर वो नहीं देगा तो वो अमीन नहीं बनेगी। बात सिंपल एज दैट, बात बहुत सरल है, सही है। मेनली हम यहां से जो जनरेट करते हैं वो होती है 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स। एरोमेटिक तो बनती नहीं है क्योंकि यहाँ पे SN2 तो होता नहीं है, मतलब 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स होती है वो मेजोरिटी यहां से सिंथेसाइज की जाती है, सही है। तो ये हमारे पास होता है गैब्रियल हैलिमाइड का कार्यक्रम। चलिए अगर अब मैं बात करता हूं एरोमेटिक अमीन्स की, तो एरोमेटिक अमीन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो होती है डाइजोटाइजेशन और उसकी कुछ रिलेटेड रिएक्शंस। कैसे देखो, अगर मैं बात करता हूं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की तो आपको पता होना चाहिए क्या कि डाइजोटाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसमें अगर आपके पास एक 1 डिग्री अमीन है, हेडिंग ले देता हूं क्या, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। अगर आपके पास मान लो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, आपके पास 1 डिग्री अमीन है, यहां पे आपने लिया है किसको, HNO3 प्लस HCl, सॉरी HNO3 प्लस HCl क्या है लिख रहा हूं मैं यार, HNO3 प्लस HCl नहीं, NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2 या फिर HNO2। तो इन दोनों के हेल्प से यहां पे जो कंपाउंड जनरेट होता है वो होता है RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड दिस इज नोन एज योर डाइजोनियम सॉल्ट। अब ध्यान देना, सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही डाइजोटाइजेशन रिएक्शन दिखाती है, चाहे वो एलिफेटिक, चाहे वो एलिफेटिक, चाहे वो आपके पास एरोमेटिक, चाहे आपके पास हो एरोमेटिक, ये दोनों ही रिएक्शन आपके दिखाती हैं डाइजोटाइजेशन। अब जो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करती है वो कौन कौन सी होंगी, एक बार बोर्ड पे देख लेना। सपोज करो मेरे पास यहां पे है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N ट्रिपल बॉन्ड N है, यहां पे साथ में Cl नेगेटिव है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब अगर आपने इसके अंदर डाला है Cu, HCl को, या फिर आपने डाला है CuHBr को, यहां पे आपने डाल दिया Cu2Cl2 HCl को, CuCl2 HCl को, यहां डाल दिया Cu2Br2 HBr को, और आपने क्या लिया, और आपने या तो यहां डाल दिया C2H5OH को, C2H5OH को, H3PO2 को, H3PO2 को, CuCnHCn को, CuCnHCn को, या फिर और क्या हो सकता है आपके पास, HbF4 और हीट, HbF4 और हीट। तो यहां से किस किस तरीके के कंपाउंड बनते हैं आपको पता ही होगा, लिखने के बाद ही पता लगा होगा। यहां पे आपके पास जनरेट होगा क्या, यहां पे आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन, यहां मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। तो जो दो रिएक्शन है इनको हम लोग नाम देते हैं सैंडमेयर्स रिएक्शन, सांडमेयर्स रिएक्शन है ये। और ये जो दोनों रिएक्शन है इसको बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन, दिस इज नोन एज द गैटरमैन रिएक्शन। C2H5 और H3PO2 दोनों के साथ ही बनता है क्या, सिंपल बेंजीन बन जाएगी, सिंपल बेंजीन बन जाएगी, और यहां पे आपके पास बनेगा साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्रेला बोल सकते हैं, सही। और यहां पे HbF4 और हीटिंग के बाद यहां पे बनेगा आपके पास फ्लोरोबेंजीन, क्या बना यहां पे, फ्लोरोबेंजीन। तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं किसकी, हमारे पास BDC की, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। इसके अलावा जो रिएक्शंस आती हैं वो होती है कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपको दिया गया N ट्रिपल बॉन्ड N, साथ में दिया गया Cl नेगेटिव, यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, लिए बहुत ही बढ़िया साहब। यहां पे आपने एक बार क्या डाला, यहां पे आपने डाल दिया एक बार तो फिनोल को, आपने यहां पे फिनोल को डाल दिया, यहां पे आपने क्या डाला, यहां पे आपने डाल दिया बीटा नेप्थोल को, किसको, बीटा नेप्थोल को, दिस इज द बीटा नेप्थोल। और यहां पे अगर आपने डाल दिया है एनिलीन को, किसको, एनिलीन को। तो बेसिकली इन रिएक्शंस को आपको ध्यान रखना है निमोनिक की हेल्प से, विच इज द बिपाशा बासु, बीपीए बिपाशा रॉय। मतलब अगर आप रिएक्शन करने जाते हो किसके साथ, बीटा नेप्थोल के साथ, तो रेड कलर की डाई मिलेगी, फिनोल के साथ ऑरेंज कलर की डाई मिलेगी, और एनिलीन के साथ आपको येलो कलर की डाई मिलेगी। कंपाउंड कैसे कैसे जनरेट होंगे, सबसे पहले देखो यहां पे क्या बनेगा, ये तो रही आपके पास बीटा नेप्थोल का कार्यक्रम, ये OH है, यहां पे आएगा N डबल बॉन्ड N और PH, N डबल बॉन्ड N PH। यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, आपके पास एक तो यहां पे एनिलीन है और इसकी पैरा पोजीशन पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड N PH।
सिमिलरली यहां भी क्या होगा, यहां भी क्या होगा, ये आपके पास OH है और यहां पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड N और PH। These compound are known as the azo compound, क्योंकि इनके अंदर N डबल बॉन्ड N ग्रुप है, जिसकी वजह से इनको एजोडाइज भी बोला जाता है। इनको बोला जाता है एजोडाइज, और इसी एजो ग्रुप के कारण अगर आप थोड़ा हायर क्लास में जाएंगे तो इसी ग्रुप्स को बोला जाता है क्रोमोफोरिक ग्रुप्स। मतलब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें इन्हीं N डबल बॉन्ड N की वजह से कलर आया करता है, इनको नाम दिया जाता है क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स इनको बोला जाता है। सही, तो ये आपके पास कुछ कपलिंग टाइप की रिएक्शंस हैं। क्या इतनी बात समझ में आई चंपू? सवाल पे चलें क्या? चलिए, हाँ जी, पहला सवाल देखो, कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज सिंपल होना चाहिए। आपको दिखा होगा कहीं पे भी क्लोरोफॉर्म NaOH, ये तो आपके पास रीमर T1 है, ये तो रीमर T1 रिएक्शन है। सही है। बी की बात करता हूं तो बी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना, ये यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ पे आपके पास है NH2, यहाँ पे आपके पास NH2 है, दिस इज द NH2, और यही आपका करेक्ट उत्तर है। सी में क्या है? सी में जो रिड्यूसिंग एजेंट है को बोला जाता है क्लीमेंसन रिएक्शन। जिंक HeHCl जो होता है उसको बोला जाता है क्लीमेंसन रिएक्शन, और आपका जो होता है NH2 which is known as hydrazine and the KOH, this is known as the Wolff-Kissel reduction। ये आपके पास होता है क्लीमेंसन रिडक्शन, और क्लीमेंसन रिडक्शन की हेल्प से आप किसी भी कीटोनिक कंपाउंड को एल्केन काउंटरपार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। डी की अगर मैं बात करता हूं, डी को बोला जाता है, जी अभी पढ़ाई है हमने, कैनिजारो रिएक्शन। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, देखो CH3OH बन गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है क्या? तो दिस इज नोन एज बेसिकली द कैनिजारो रिएक्शन। चलिए, प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन ऑफ इथेनामाइड विद फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। चलिए, तो बहुत अच्छा सवाल है। इथेनामाइड क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। अब ध्यान रखना जी, एक और बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक के अंदर P2O5 H2SO4 या फिर H3PO4, इन सभी का जो कार्यक्रम होता है वो होता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये बेसिकली यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करने में मदद करते हैं। माइनस वाटर का मॉलिक्यूल जब यहाँ पे होगा तब आपके पास जनरेट होगा साइनाइड, और कॉमन नेम होता है एसिटोनाइट्राइल, इसको बोलते हैं जी एसिटोनाइट्राइल। चलिए, Which of the following represent Schotten-Baumann reaction? अब देखो, Schotten-Baumann reaction बेसिकली क्या है? घबराने की बात नहीं है। Schotten-Baumann reaction बेसिकली होती है एसिटाइलेशन या फिर बेंजोइलेशन। मतलब लेबोरेटरी की भाषा में बेंजोइलेशन या फिर एसिटाइलेशन को एक नाम दिया जाता है, which is the Schotten-Baumann reaction। आपको पता है एसिटाइलेशन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ CH3CO ग्रुप, this is known as the acetylation, and introduction of benzoyl group, this is known as the benzolation। इन दोनों का जब भी इंट्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब उस रिएक्शन को नाम दिया जाता है एसिटाइलेशन या फिर बेंजोइलेशन, या फिर आप बोल सकते हो शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमाइड फ्रॉम अमीन्स एंड एसिड क्लोराइड। आपको पता है, इधर देखो, कभी भी अगर आपको एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना हो तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो अगर आपके पास क्या हो, एसिड क्लोराइड हो, या ज्यादा से ज्यादा आपके पास हो अनहाइड्राइड। ज्यादा से ज्यादा आपके पास क्या हो? अनहाइड्राइड। इन दोनों की हेल्प से ही आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर सकते हो एसिटाइल ग्रुप को, या कई केसेस में आप एस्टर का भी सहारा ले सकते हो, एस्टर का भी आप सहारा यहाँ पे ले सकते हो। सिमिलरली आपको अगर इंट्रोड्यूस करना है बेंजोइलेशन को, बेंजोइल को इंट्रोड्यूस करना है तो सिमिलर टाइप का कार्यक्रम वहां पे चल रहा होगा। चलिए, आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो, NO2 की रिएक्शन कभी भी मेटल HCl के साथ होती है तो यहां पे जो A बनता है वो होता है आपके पास एनिलीन। ध्यान रखना, नाइट्रोबेंजीन भी 3 फेजेस में रिएक्शन करता है, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अगर आपके पास फेज एसिडिक है तो बनता है एनिलीन, अगर आपका फेज आपका न्यूट्रल तो वहां पे बनता है एनफिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन, तब वहां पे बनता है एनफिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन। अगर रिएक्शन आपने की है जिंक या टिन इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, बनता है एनफिनाइल हाइड्रोक्सिलमीन। अगर आपके पास मीडियम बेसिक रहा होगा तब आपके पास बनती है एजोबेंजीन, तब आपके पास एजोबेंजीन बनती है। अगर रिएक्शन है जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम
हाइड्राइड। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे बनेगा एनिलीन, एनिलीन के बाद डायोटाइजेशन है, फिर NaNH2 का अटैक है, मतलब सिंपल वापस से यहाँ पे एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। चलिए, एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस, अभी बताया, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। सरल सवाल है। Which of the following reaction will not give N,N-dimethyl benzamide? तो इसी की फोटो जाना जरूरी था कि N,N-dimethyl benzamide होता क्या है। So this is basically your N,N-dimethyl benzamide. This is a N,N-dimethyl benzamide. अब देखो यहाँ पे पहली रिएक्शन दी गई है, क्या उससे आप इसको जनरेट कर सकते हो क्या? पूछा क्या है, कहां से नहीं बन सकता, कहां से नहीं बन सकता। पहले से तो बन सकता है, क्योंकि याद करो अभी बताया था SNAE रिएक्शन होती है, SNAE रिएक्शन है। आपके पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये आपके पास S डेरिवेटिव है। जब इन दोनों के बीच में गुलू होगा तब N,N-डाइमिथाइल बेंजामाइड बनेगा। पर अगर आपने रिएक्शन की बी की, रखना कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन अगर आप 1 डिग्री अमाइड के साथ कराने जाते हो तो वहां पे किसी भी टाइप की आपकी SNAE पाथवे फॉलो नहीं होती, क्योंकि जैसे मैंने कहा वहां पे जो NH2 होता है पुअर लिविंग ग्रुप है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन ना होके एसिड बेस रिएक्शन हो जाया करती है। यहां पे ग्रिग्नार्ड काम करेगा एज अ बेस और इस हाइड्रोजन को यहां से लेके भाग लेगा, मतलब यहां पे होगी आपके पास एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, ये देखो एसिड क्लोराइड है, साथ में न्यूक्लियोफाइल SNAE पाथवे, अनहाइड्राइड है, न्यूक्लियोफाइल है, SNAE पाथवे। तो बी ही एक ऐसा है जहां पे आप जनरेट नहीं कर सकते N,N-डाइमिथाइल बेंजामाइड को। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अब देखो चंपू यहां पे क्या है, यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है Ac2 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, मतलब सबसे पहले यहां पे क्या होगा, सबसे पहले यहां पे होगी एसिटाइलेशन रिएक्शन। और एसिटाइलेशन किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन का ही होगा। यहां पे क्या होगा, NHC डबल बॉन्ड O CH3 है, यहां पे आपके पास लगा हुआ है ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन लगा है, क्या लगा है, मिथाइल लगा है, सॉरी क्या लगा है आपके पास, मिथाइल लगा हुआ है। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको क्या है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, मतलब ब्रोमिनेशन है, Br+ यहां पे जनरेट होगा एज इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको ये चेक करना है कि वो अटैक करना कहां जाएगा। आप जानते हो NHCOCH3 का जो इफेक्ट होता है वो +M का होता है, मिथाइल का इफेक्ट होता है वो हाइपर का होता है, क्योंकि मेसोमरिक डोमिनेट करना ओवर हाइपर, तो इसलिए जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इस अमाइड के कहने पर ही अटैक करेगा। अब अमाइड क्योंकि ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग होते हैं, अब एक पोजीशन तो ये है, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है। आपको पता है पैरा पोजीशन विल बी सेलेक्टिवली सेलेक्टेड, मतलब यहां पे जब आपका ब्रोमिनेशन होगा तो जो फोटो आपको देखने को मिलेगी, यहां आ चुका होगा Br, यहां होगा मिथाइल और यहां होगा आपके पास अमाइड, यहां पे आपके पास अमाइड होगा। इसके बाद क्या दिया है, बेस और हीट दिया है, मतलब अमाइड का हाइड्रोलिसिस है। जैसे ही अमाइड का हाइड्रोलिसिस होगा वापस से जनरेट होगी आपके पास एनिलीन, एनिलीन वापस से जनरेट होगी। तो मतलब बी जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है चंपू? चले आगे, चले। Which of the following compound can be prepared in good yield? देखो वही सवाल आ गया ना, गुड यील्ड वाला, गैब्रियल थैलेमाइड का। क्या पूछा था, कौन कौन से जनरेट हो सकते हैं। डी तो देखती काटा मार देना, डी तो बन ही नहीं सका। बी आपके पास 2 डिग्री में देखती काटा। सी आपके पास अमाइड है तो काटा ही काटा। पर ए आपका जनरेट हो सकता है, क्योंकि ए में जब आप NH2 की जगह पे आयोडीन को लगाओगे तो यहां तो SN2 होते हैं। आपको पता होना चाहिए SN1 और SN2 विनाइल, सॉरी कह रहा हूं, SN1 एंड SN2 अलाइलिक एंड बेंजाइलिक सबस्ट्रेट में हुआ करते हैं। SN1 भी होता है वहां पे, SN2 होता है। सिमिलरली बेंजाइलिक में भी SN1 और SN2 दोनों होते हैं। अभी जो सबस्ट्रेट है दिस इज द बेंजाइलिक सबस्ट्रेट, और यहां पे आपके पास SN2 तो होने ही वाला है। तो ए यहां पे शील्ड में बनाया जा सकता है। चलिए, अब ये तो करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, सेम टाइप का सवाल है, सेम टाइप का कार्यक्रम है। पहले एसिटाइलेशन कराओ फिर ब्रोमिनेशन कराओ। उत्तर क्या पाओगे, उत्तर पाओगे किसको, उत्तर पालोगे आप बी, बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखो देखती टिक हो जाता है। हाँ, ये आपके पास डाई का सवाल था जी। डाई का, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी वो और मैं आपको बता देता हूं यहीं पे। जैसे जब हम फिनॉल पढ़े थे तो फिनॉल में जब मैंने आपको बताया था कि जो एनिलीन होता है, जब आप इसकी रिएक्शन कराने जाओगे Br2 पानी के साथ या फिर
या फिर, और अगर आपने रिएक्शन की इसकी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 के साथ, तो दोनों के दोनों सिनेरियो में यहां पे बनती है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, एनिलीन बनती है तीनों के तीनों फेज में। जैसे हम फिनॉल के साथ जब ब्रोमीन वाटर लिया था तो बना था 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बना था, और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ बनता था ओरो और पैरा ब्रोमोफिनॉल। पर यहां पे दोनों के दोनों फेजेस में बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन यहां पे बनता है। और ये जो एनिलीन है ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन भी नहीं दिखाता, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में इस NH2 का उस AlCl3 के साथ गुलू गुलू होने की वजह से लुईस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बजाया करता है। तो ये भी ध्यान रखना। अब देखो P आपको दिया है, P दिया है, आपको बताने की P क्या होगा। अब आप तो अच्छे से जानते ही हो कि पहला जो स्टेप है वो क्या है, डाइजोटाइजेशन, उसके बाद है कपलिंग रिएक्शन। अब आपको पता है ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ये तो 2-डिएमीन है, और 2-डिएमीन तो कभी भी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में जाता ही नहीं है। बचा आपके पास A, B और D। अब क्योंकि A, B और D तीनों के तीनों आपके क्या देंगे, कलर्ड सॉलिड देने वाले हैं। पर दिक्कत क्या है, थर्ड स्टेप में है। थर्ड स्टेप जो है, सॉरी Br2 पानी के साथ जो स्टेप है, इसमें आप देख पा रहे हो कि 3 ब्रोमीन आपके इंट्रोड्यूस हुए हैं। वो होने भी चाहिए कि एक ब्रोमीन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। अब खुद ही बताओ, अगर आपने एक के अंदर किया है क्या, ब्रोमिनेशन किया है, तो ऑर्थो भी फ्री है दोनों और पैरा भी फ्री है, मतलब तीनों ही पोजीशन पर यहां पे Br आके चिपक जाएगा। बी में पैरा पोजीशन ब्लॉक है तो सिर्फ दोनों ऑर्थो पे आके चिपकेगा, और डी में आपकी ऑर्थो ब्लॉक है तो सिर्फ एक ऑर्थो और एक पैरा पे आके चिपकेगा। मतलब जो ए होगा वो आपका करेक्ट उत्तर यहां पे होने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है चंपू, इतनी बात क्रिस्टल क्लियर है? चलिए, तो चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। आई होप कि आपको इस सेशन में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ बातें मैंने पर डिस्कस की जो कि आपके जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और जहां से फ्रीक्वेंटली आपके सवाल पूछे जाते हैं। मेरी पूरी कोशिश रही है कि सभी टॉपिक को कम से कम लोग ऊपर ऊपर से तो एक टच कर ही लें, और ये भी देख लें कि क्या इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पर्सपेक्टिव से। सो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको पता है कि आपको क्या करना है, समझ में आ गया? सही है। अब नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा, नेक्स्ट सेशन में हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं, लेने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड पीओसी का कार्यक्रम हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप का सवाल करेंगे, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के सवाल भी हम लोग वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।